बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय मार्केट्स के लिए एक और रिकवरी वाला दिन। हालांकि आज ये जरूर कहूँगा कि गिरावट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी ट्रेड रिकवरी पर प्ले आउट हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और जो आज सुबह हमने बात की थी कि मार्केट एक बार तो आपको ग्रीन दिखाता है, एटलीस्ट बैंक निफ्टी पे तो आ गए हम कम से कम, तो वो इज्जत तो बच गई। एक अब देखते हैं अगर आखिरी के 1-1.5 घंटे में निफ्टी भी अगर ग्रीन में आ जाए तो फिर शानदार हो जाए। लेकिन आज आईटी ने पूरा माहौल बिगाड़ा। और देखिए आईटी इंडेक्स अभी भी करीब 5-5.5% के करीब नीचे आईटी इंडेक्स। और किस तरीके से टूटा आईटी इंडेक्स ये क्लियरली आपको बता रहा है। दिक्कत मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ भी काफ़ी गिरावट हुई है। काफ़ी चैटर है मार्केट में कि क्यों और बैंक निफ्टी चल रहा है, क्या हुआ एकदम से। कुछ खबरें भी हैं, कुछ अटकलें भी हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अभी अवॉइड ही कर रहे हैं उनको। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कल का लो तोड़ने के बाद बैंकिंग शेयरों के दम पर बाजार में फिर रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से 200 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर होकर 23,350 पर आया। बैंक निफ्टी करीब 800 पॉइंट सुधरा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी थोड़ा सुधार। इंडिया विक्स भी ऊपरी लेवल से थोड़ा ठंडा पड़ा। एक्सेंचर के डाउनग्रेड से आईटी का सेंटीमेंट बिगड़ा। 3 दिनों की तेजी के बाद आज बड़ा एक्सीडेंट, करीब 5.5% फिसला आईटी इंडेक्स। मार्च 2020 के बाद आईटी इंडेक्स में इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट। आईटी में टीसीएस 9% ज्यादा टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। साथ ही एलटीएम, विप्रो, कोफोर्ज में भी करीब 6% तक की गिरावट। आईटी के साथ कैपिटल मार्केट, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी तेज गिरावट। करीब 2% पिछले तीनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही एनबीएफसीज, एफएमसीजी और सरकारी बैंक्स भी कमजोर। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। कच्चे तेल में तेजी से ऑल इंडिया करीब 2% मजबूत। उधर कमजोर चार्ट्स के चलते पेटीएम और मैक्स फाइनेंशियल्स में दबाव कायम। रिजर्व बैंक ने फिजिकल गोल्ड बेचने की ब्लूमबर्ग की खबर का किया खंडन। कहा सोना बेचने की खबरें पूरी तरह गलत। 880 टन से ज्यादा के फिजिकल गोल्ड के स्टॉक में कोई बदलाव नहीं। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी खबर को बताया फर्जी। मलेशिया से सोलर ग्लास इंपोर्ट पर 5 साल की सीवीडी बढ़ने से रिन्यूएबल शेयरों में जोरदार तेजी। आज का बिग स्टॉक्स बोरोसिल रिन्यूएबल्स करीब 10% दौड़ा। दूसरी बढ़ने से घरेलू इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्ट। तो सरकार ने कमजोर मॉनसून और एल नीनो से निपटने की शुरू की तैयारी। केंद्र सरकार ने बनाया क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। हालात की समीक्षा के लिए हर हफ्ते होगी बैठक। और कच्चे तेल में उछाल और रुपए की कमजोरी के बीच आज से शुरू हुई आरबीआई एमपीसी की 3 दिनों की बैठक। आवाज की एमपीसी में इकोनॉमिस्ट ने कहा ब्याज दरों में नहीं बदलाव की उम्मीद। हालांकि महंगाई का अनुमान बढ़ा सकता है आरबीआई। शुक्रवार को आएगी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। और देखिए ये है निफ्टी का आज का इंट्राडे का चार्ट। और एक बार आप जरा लेकर आइए वो एक चार्ट जो हमने स्पेसिफिकली बनवाया है। ये देखिए, ये वीरू श्रेया 8 अप्रैल के गैप की लगातार बात हुई है इस चैनल पर। कल इस गैप को फिल नहीं हुआ। कल हमने इस चीज़ को एक स्ट्रेंथ माना था कि कल गैप फिल नहीं हुआ तो शायद वो गैप मार्केट फिल ना करने के मूड में हो। लेकिन मार्केट में कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी होती हैं, तो गैप फिल होना था और मार्केट ने उस 8 अप्रैल के गैप को फाइनली आज फिल किया। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये जरूर कहूँगा आज हम थोड़ा सा मैं सोचा था कि 23,200 नहीं टूटेगा, लेकिन वो 23,150 तक चला गया। लेकिन फिर भी रिकवरी आ गई वहाँ से। ये अच्छी बात है कि 23,150 से एक रिकवरी आ गई। और उम्मीद के मुताबिक बैंक निफ्टी ने ही उस रिकवरी को लीड किया। हालांकि आज सुबह हमने ये दोनों बातें की थी कि रिकवरी आनी चाहिए और बैंक निफ्टी उसको लीड करे, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। और निफ्टी आईटी ना सिर्फ कल की पूरी रैली, कई स्टॉक्स ने तो पूरी जो पिछले 5-6 दिन की रैली थी वो पूरी की पूरी गंवा दी। 5.5% नीचे। अब बताइए कल जो आईटी में ब्रेकआउट में फंसा है वो क्या करे, है ना। 5%, 5.5% नीचे है निफ्टी आईटी इंडेक्स आज। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी आज बड़ी गिरावट हुई है। हालांकि
लोअर लेवल से ज़रूर रिकवरी यहाँ पर भी आई है। एक समय तो काफ़ी डाउन थे मिड कैप और स्मॉल कैप। अब इसको बड़ी को हटा दीजिए, गिरावट ही रखें तो ठीक रहेगा। और एडवांस डिक्लाइन भी देखिए एक बार ज़रा, एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर। इसको एक बार पहले एडवांस डिक्लाइन दिखाइए, फिर बाकी पॉइंटर्स पर आएंगे हम। और 1050 बढ़ने वाले शेयर और 2000 गिरने वाले शेयर। अब दो बड़े सवाल हैं। पहला ये कि क्या आज हम हरे निशान में बंद हो पाएंगे। मैं अभी भी होप कर रहा हूँ कि हरे निशान में बंद हो जाए। वो जो मेरी थ्योरी है ना मुंबई रेन वाली शेयर और उसमें गिरावट में बाइंग की, वो काम आए। और दूसरा, क्या 23,150 अब निफ्टी की लक्ष्मण रेखा बनेगी, ये भी आई थिंक एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। जिस तरीके से बैंक निफ्टी में रिकवरी आ रही है, थोड़ा सा और अगर यहाँ सपोर्ट मिल जाए और अगर 54,200 के ऊपर निकल जाएं आप बैंक निफ्टी पर, अब हम डे हाई पर है बैंक निफ्टी पर, ये अगर थोड़ा सा और जोश लगा दे तो मुझे लग रहा है कि फिर वो आप शायद निफ्टी को भी ग्रीन में ले जा पाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आता है। राइट सर, क्योंकि बैंक निफ्टी का चलना बहुत ज़रूरी होगा, तभी मार्केट में स्ट्रेंथ लौटेगी। हालांकि बैंक निफ्टी में जिस कदर रिकवरी है, ये क्या कहता है, इसके कारण समझेंगे आपसे। इनफैक्ट रिकवरी है, लेकिन बड़े सवाल जो आपने उठाए कि ये रिकवरी कितनी टिकाऊ नज़र आ रही है सर। आज जिस कदर टूटे थे हम ज़रूरत से ज़्यादा, उसके बाद ये रिकवरी आना, ये किस ओर इशारा कर रहा है। बैंक निफ्टी में इस कदर की रिकवरी कैसे आई। और आईटी स्पेस जो मार्च 2020 के बाद आईटी इंडेक्स में इंट्राडे में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप। क्या आईटी यहाँ से और बड़ा, जिस कदर आज टूटा, एक और बड़ा कंसर्न नज़र आ रहा है। और इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग के लिए। पहले मैं बाजार पर आता हूँ, फिर मैं आपके आईटी के सवाल का जवाब दे दूंगा। देखिए निफ्टी ने आज क्या किया, आज 23,150 के गैप को पूरा फिल किया। आज का लो 23,151, आई थिंक इससे क्लोज नहीं आ सकते। आज सुबह ने 23,200 के स्टॉप की बात की थी। मैं जरूर मानता हूँ कि हम उस 50 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिर गए, ठीक है। लेकिन श्रेया मामला यही था कि सेकेंड हाफ में रिकवरी आ सकती है और मार्केट में अभी भी जो रेंज का लोअर एंड है वो डिफेंड हो रहा है, ठीक है, मोटा मोटी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सुबह की आशंका से ज़्यादा गिरावट है। एक बार वापस वो चार्ट रख दीजिए जरा, वो गैप वाला एक बार वापस हमारे व्यूअर्स को जरा समझा देते हैं वो कि वो जो गैप था, वो गैप का फिल होना ज़रूरी था। उस गैप को आपने फिल किया और उसके बाद रिकवरी आई बैंक निफ्टी में। लेकिन एक आज अच्छी चीज़ हुई, आप पूछिए क्या। रिकवरी जो आई है और जो इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आए, कहाँ से आई रिकवरी। आज का इंटरडे लो रखेगा बैंक निफ्टी का, और आप देखें तो निफ्टी ने कल के लो को काफ़ी कन्विंसिंगली ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने नहीं किया। बैंक निफ्टी ने सिर्फ 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होते, और 52,800 अभी भी बचाया। बैंक निफ्टी में अब तक मई का लो बचा हुआ है। निफ्टी में टूटे 2 बार, निफ्टी में कल भी टूटा, निफ्टी में आज भी टूटा। बैंक निफ्टी ने फिर 52,800 का लो बचाया, और मेरे ख्याल से यहाँ से अगर एक ट्रेड है यहाँ पर तो वो बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आरबीआई का रेट हाइक ना आए और अगर कुछ सरकार की तरफ से कुछ जैसे बॉन्ड टैक्सेशन बात हो रही है, ऐसा कुछ हो जाए अगर, तो फिर किसी भी रैली के लिए बैंकों का चलना बहुत ज़रूरी है। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल पर, आईटी। देखिए आईटी पर एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पर लोग फंसे। और श्रेया मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा पर्सनल कोई एनिमिटी नहीं है आईटी से कि लार्ज कैप आईटी पर। क्यों मैं लार्ज कैप आईटी पर लगातार नेगेटिव बना हुआ हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बहुत लोग अभी भी एक होप में एक ट्रेड ले रहे हैं। एक बार कंफर्मेशन आ जाए कि ये एआई वाला जो चक्कर है ये कुछ नहीं होगा, तब भले ही और एक महंगा लेना पड़े, लेकिन वो फिर भी बेटर रहेगा, ठीक है। लार्ज कैप में मेरा व्यू क्या रहा है कि अवॉइड, और कल भी मेरा व्यू यही था कि लार्ज कैप आईटी से रैली में बाहर निकले। ये व्यू लगातार इस चैनल पर रहा है। हाँ, आज तो मिड कैप आईटी भी गिर गया, बिल्कुल गिर गया मिड कैप आईटी, लेकिन मिड कैप आईटी में फिर भी कह सकता हूँ कि आपको लोअर लेवल पे वापस मौके मिल जाएंगे। लार्ज कैप आईटी में मुझे थोड़ा सा अभी भी फिर भी डाउटफुल लगता है। जहाँ तक बात है अप्रोच की निफ्टी पर, देखिए निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा आपका 23,150 का, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 23,450 से 23,550 के करीब करीब मोटा मोटी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने आज फिर 53,000 बचाया, और अब मुझे लग रहा है कि 55,000 तक की भी चाल संभव है बैंक निफ्टी पर। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर बैंक निफ्टी में 54,200 आपको क्रॉस करना होगा। अगर आपने वो कर दिया तो और बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, और एक पॉलिसी से पहले ही आप 55,000 की तरफ भी बढ़ जाएं एक बार बैंक निफ्टी पर, उसमें मुझे हैरानी नहीं होगी। बस हाँ, आज का लो नहीं टूटना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बार मैं निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन और दिखा देता हूँ आपको, और क्यों इस चीज़ को समझना, घोंट कर पीना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। किसी भी मार्केट की
रैली के लिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर का चलना ज़रूरी है, ठीक है। और आज वही हुआ है। आज का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया? आईसीआईसीआई बैंक से, एक्सिस बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, बैंकिंग सेक्टर जो बड़ा सेक्टर है वहाँ से आया। और डिक्लाइन किसकी वजह से आई है? आईटी, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा। तो ये अपने आप में आपको एक वर्डिक्ट दे रहा है कि मार्केट का थॉट प्रोसेस इस समय क्या है। चलिए वीरू के पास चलते हैं आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए। वीरू बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। यहाँ पे अनुज थोड़ा सा रेट सेंसिटिव से और आईटी से हट के अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को देखा था जहाँ पे मोमेंटम थोड़ा स्थिर है, वोलेटिलिटी नहीं है बहुत है। उसमें मैं पहला स्टॉक रखना चाहूँगा, दैट्स अपोलो हॉस्पिटल्स अनुज। अच्छा, मतलब जहाँ पुट राइटर्स थोड़े से अगर आप देखें काम कंपोज नजर आए, लोअर ट्रेजेक्टरीज में 81-82 के पुट्स में, और थोड़ी बहुत अगर आप देखें बाइंग सुबह विजिबल थी, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग भी हुई। प्लीज़ ज़रा वाई रखिएगा जिन स्टॉक्स को मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फिर भी स्टेबल चार्ट, कल इसने एक 50 डे में से एक रिवर्सल दिया था। आज लगभग 12-20 के आसपास से अगर आप देखें जो बाइंग शुरू हुई, स्टॉक लगभग 4.5% के बिल्डअप के साथ इस वक्त डे हाई के जोन में आके ट्रेड कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्टॉक जो है ये नज़र आ रहा है। और 1230 के आसपास अगर आप देखें इसमें एक और स्विंग आया था, अब करीब 2% ऊपर। उसके बाद रखिएगा फार्मा स्पेस, दैट्स स्टूडेंट फार्मा। ये स्टॉक और 4408 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। कल परसों तरसों में अगर आप देखें पिछले 3 दिन में कंट्रोल डिप था। मैंने अपोलो का जिक्र किया, इसका भी पुल बैक 50 डे में से आया था। और 4407 पे टोरेंट फार्मा एट डे हाई। मैं इसका जिक्र इसलिए इस वक्त कर रहा हूँ क्योंकि अब ये अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वायलेट कर रहा है। बस यही 4408 और समझिए 4420 के आसपास इसका लाइन अप है 10 डे में एज वेल। तो लगभग अगले 10-20 रुपए में अगर आप देखें इसका एक बड़ा क्रिटिकल मार्क जो शायद ये काट सकता है। बाइंग उतनी स्ट्रांग नहीं, लेकिन सुबह शॉर्ट कवरिंग थी, अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग नजर आ रही है। और जहाँ तक क्रैक का सवाल है, जरा प्लीज़ एक बार रखिएगा कैपिटल मार्केट थीम में HDFC AMC। ये मैं नोट करके आया था जिस टाइम इसका OI इसमें सुबह पहले शेड हुआ, यानी लॉन्ग पोजिशंस कटी फाइनली। और आप ये देखिए अब वो लॉन्ग पोजिशंस कटी कितनी है? 14%। क्यों? क्योंकि अब ये 200 डेमा के नीचे आज खुला। उसके बाद अगर आप देखें लगातार इसमें अनवाइंडिंग और अब शॉर्टिंग भी है। 0.14% OI बिल्डअप हो 8700 शेयर, तो यहाँ पर शॉर्टिंग नजर आ रही है। तो ये कोलैप्स बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज टोरेंट फार्मा और अपोलो में स्ट्रेंथ है। पर अनुज ये जो आपका एक बार प्लीज ब्रेंट क्रूड रखिएगा स्क्रीन पे। ये निफ्टी बैंक के इस रिवर्सल का कारण क्या लग रहा है अनुज? इन सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबिलिटी क्या है? इस रिएक्शन के पीछे क्रिटिकल रीजन क्या हो सकता है? देखिए कारण बहुत सिंपल है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि काफ़ी चैटर भी है। हालांकि देखिए हर चैटर को हम एज न्यूज़ फ्लो नहीं चला सकते इसके लिए, लेकिन चैटर ये है कि कुछ ना कुछ बॉन्ड टैक्सेशन पर शायद आएगा। ये एक सेंस बन रही है और ये शायद सरकार की तरफ से आए ताकि आरबीआई के ऊपर प्रेशर ईज हो सके, ताकि वो पॉलिसी में रेट हाइक ना अनाउंस करें। ये चैटर है मार्केट का। और इस वजह से जो मेरी कॉन्वर्सेशन हुई है बड़े से बड़े मार्केट प्लेयर्स के साथ, अभी पिछले आधे घंटे पहले ही मेरी एक बात चल रही थी, तो वो ये निकल कर आया है। लेकिन अब ये खबरें पहले भी आई हैं वीरू, और ये खबरें पहले भी हमने इस चीज़ को लेकर एक बार देखा था, उसके बाद उसमें कुछ आया नहीं था। प्लस एक और चीज़ समझिए आप, अगर आप मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर देखेंगे, अगर आईटी इस तरीके से वापस कोलैप्स होना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्टर तो उसको कॉम्पनसेट करेगा। और अगर आप फंडामेंटली देखें तो आईटी वर्सेस बैंक्स में ऑब्वियसली बैंक्स मच स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू आईटी। तो आई थिंक ये एक और कारण हो सकता है कि आपने इस तरीके के मूव्स देखें आज बैंक निफ्टी में। प्लस नॉर्मली अगर आप देखें एक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग ओवरऑल मार्केट में हुई है, काफ़ी शॉर्ट्स थे एफआईएस के, आज हो सकता है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई हो। थोड़ा सा होपफुली कैश मार्केट में अगर एफआईएस का सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम आया हो आज, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी जो है वो आपको फॉलो थ्रू दिखा रहा है। प्लस प्राइस एक्शन अगर आप देखें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के केस में मच बेटर रहा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी ने मई के लोग कल भी तोड़े, आज भी तोड़े, बैंक निफ्टी ने ना कल तोड़े ना आज तोड़े, तो एक प्राइस एक्शन वहाँ भी थोड़ा सा फेवरेबल रहा है। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते सर, आईटी मैंने पूछ लिया आपसे और दोबारा नहीं पूछूंगी, लेकिन एक चीज, एक एंगल जानना चाह रही थी। एक्सेंचर पर जिस तरीके से डाउनग्रेड आया है और उसके बाद आईटी का गिरना, ये क्या दिखा रहा है? क्योंकि एक्सेंचर और उसका मॉडल और भारतीय आईटी कंपनीज का मॉडल सेम होता है, इसकी वजह से एक डेंट। देखिए श्रेया, मैं फिर बार बार एक चीज़ आपको कह रहा हूँ, आईटी में इस समय मामला ना प्राइस अर्निंग्स का नहीं है। आईटी में इस समय मामला है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का। बहुत लोगों को लगता है कि ये जो एआई है, एंथ्रोपिक है, ये सब जो है ये
भारतीय आईटी कंपनीज की सूरत बदल देंगी। और इन दैट केस यहाँ पर हर रैली में से लोग निकल रहे हैं। और आज जिस तरीके की सेलिंग आई है ना, ये टेक्निकल इन नेचर नहीं है। ये किसी ने सोचा कि रैली हो गई, चलिए अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। और वो उस तरीके का एक सेल ऑफ है। एंथ्रोपिक का आईपीओ भी आ रहा है, वैसे भी $1 ट्रिलियन कंपनी की वो मार्केट कैप की वो कंपनी बनने वाली है। मैं एक चीज़ हमेशा लोगों को कहता हूँ, बड़ा ट्रेंड पकड़िए। बड़ा ट्रेंड क्या है आईटी में? सेल का। बड़ा ट्रेंड आईटी में सेल का है, तो उसके साथ रहिए और वही मेरे ख्याल से आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स पे आ जाते हैं फटाफट। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स सबसे पहले लेकर आइए वोडाफोन आइडिया। और वोडाफोन आइडिया ने आज बनाया है नया 52 वीक हाई। और सीएनबीसी आवाज़ पर लगातार ₹7 से बात हुई है, लगातार पॉजिटिव आउटलुक है। और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ था, मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसने पहले व्यूअर्स को बचाया जब ये स्टॉक गिरा था, जब ये 18 से ₹6 आया था। पूरा हमने उस पर एक नेगेटिव व्यू रखा, पूरे टाइम नेगेटिव व्यू रखा। उसके बाद ₹6-7 से हमारा व्यू पॉजिटिव हुआ। और उसके बाद आपको रीज़न के साथ बताया कि क्यों अब वोडाफोन आइडिया यहाँ से चलेगा। और एक बार एफपीओ का प्राइस जब क्रॉस हुआ, तब डबल डाउन किया हमने इसके ऊपर कि अब यहाँ से इसमें और बड़ी रैली आएगी। और उसके बाद आप देखें 11 के बाद ये स्टॉक रुका नहीं। एक बार 2 बार रुका 11 पे, तीसरी बार जब उसने 11 क्रॉस किया उसके बाद रुका नहीं और 1 वे रैली आई उसके बाद यहाँ पर। और क्लियरली अगर आप देखें पिछले 3 महीने की मेरे ख्याल से सबसे शानदार ट्रेड रही है जो हमने सीएनबीसी आवाज़ पर पूरी प्ले की। मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हमने 18 या 19 पे नहीं बोला, 18-19 पे हमने पूरा नेगेटिव व्यू रखा था। 7 या 8 रुपये पे जब नीचे आया तब से पॉजिटिव व्यू रखा सीएनबीसी आवाज़ पर। और लगातार अगर आप देखें, और अब तो 52 वीक हाई पर है। हालांकि अभी भी अगर आप 2 साल का व्यू देखेंगे तो 2 साल में अभी भी शायद आपको उतना अच्छे रिटर्न्स ना दिखा रहा हो। टाइमिंग मैटर्स। मैं हमेशा एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, टाइमिंग मैटर्स। मैं जो मुझे स्टॉक मार्केट में एक अब्यूज टर्म्स लिखता है ना, वो होता है कि टाइम इन मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। इसका रख दीजिए ना जरा 2 साल का चार्ट एक बार जरा 2 साल का चार्ट रख दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, आप 2 साल से अगर होल्ड कर रहे हैं तो 19 से हम नेगेटिव हुए थे, 19 से ₹6 तक गया था। 6 का, चलो ठीक है, मैं 6 को नहीं हुआ, 7-8 रुपये से पॉजिटिव व्यू लिया था कि अब दिन फिरने वाले हैं यहाँ पे। और उसके बाद तेज़ी आई और उस तरीके से शानदार तेज़ी रही यहाँ पर। तो ये तो हो गया हमारा आज का रफ्तार का घोड़ा। दूसरा रफ्तार का घोड़ा हमारा बोरोसिल रिन्यूएबल्स। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं आज सुबह हमने इस पर पॉजिटिव व्यू लिया था। आज का हमारा पहला बिग स्टॉक था ये, सुबह 9 बजे के शो में। और पूरी रैली स्क्रीन पर प्ले हुई। उसके बाद आप देखें तो 515 से 550 तक गया था इंट्राडे में। तो जो टेम्पर्ड ग्लास पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई, आई थिंक उसका एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ आपका। NHPC तीसरा, यहाँ पर OFS को अच्छा रिस्पांस मिला, तो इस वजह से ये एक और स्टॉक था जो आज सुबह हमने डिलीवरी वॉल्यूम से भी मेंशन किया था, इसको डिलीवरी शॉकर्स में भी मेंशन था। यहाँ पर एक अच्छा रिस्पांस मिला, इसकी वजह से ये एक और स्टॉक है जो नीचे आया। अब आते हैं हम आज के फिसड्डी पर। और आज के फिसड्डी में नो नीड टू लुक एनी फर्दर। IT स्टॉक्स, TCS हो, चाहे LTM हो, चाहे इन्फोसिस हो, खास तौर से TCS का आज का लो 52 वीक लो से सिर्फ ₹20 ऊपर है। एक हफ्ते की रैली इतनी धीरे धीरे मशक्कत करके, वो होता है ना, आप कार्ड, वो प्लेइंग कार्ड से ना अगर आप इमारत बनाते हैं ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। और कोई आता है वो एक ऐसे झटके से ना उसको गिरा देता है। तो वो आज ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर इतनी मेहनत से वो रैली लगी और पूरी की पूरी रैली जो है वो एक ट्रेड में, एक बार में वो स्वाहा हो गई। चलिए अब श्रेया आगे बढ़ते हैं, आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम क्रम से मिल जाते हैं। मार्केट रिकवरी की कोशिश कर रहा है, हालांकि निफ्टी भी 93 अंक नीचे आपको कामकाज करता हुआ दिखाएगा। लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी है, तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक के साथ। कौन कौन से स्टॉक्स ने आज सपोर्ट किया है बैंक निफ्टी को या फिर ओवरऑल मार्केट को, भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। अपोलो हॉस्पिटल सुबह हमारे पैनल ने सुझाया था, स्ट्रेंथ शुरुआत से आज 2.5% ऊपर है। मैक्स हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर हॉस्पिटल स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग है, लगभग 1.25-2% की तेजी यहाँ पर भी। ट्रेंड कल भी कोशिश कर रहा था और आज भी देखिए लगभग 1.25% की तेजी के साथ इसने भी जगह बनाई है गेनर्स में। और ICICI बैंक पूरा बैंकिंग स्पेस से आज स्ट्रेंथ सहारा मिल रहा है, 1.5% वो भी ऊपर। वोडाफोन आइडिया 52 वीक हाई पर लगभग ₹15 के आसपास, 5.5% की तेजी। GE वर्नोवा, ये पूरे डेटा सेंटर और एनर्जी स्पेस में चुनिंदा स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, तो 5% ही ऊपर है। NHPC, OFS को अच्छा रिस्पांस, तो लगभग 4% ऊपर। और साथ ही एवेन्यू सुपरमार्केट, डीमार्ट में अच्छी तेजी है, 3% ऊपर नजर आएगा। वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। बैकफुट पर कौन से स्टॉक्स है? IT स्पेस से सारे स्टॉक्स नजर आएंगे आपको। TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस। देखिए TCS
8.5% टूटा। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस भी 5.5-4% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। वायदा में भी अगर आप देखें तो आईटी पैक के काउंटर्स दिखेंगे आपको, एलटीएम, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी, केपीआईटी टेक, जहां पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर। एलटीएम और कोफोर्ज देखिए 6.5% के करीब टूटता हुआ नजर आया आज के सेशन में। तो आईटी पे काफ़ी प्रेशर, इंट्राडे में 6% करीब इस पूरे स्पेस पे डेंट लगा है। आगे बढ़ते और समझाते हूँ कि कार्यक्रम का क्रम क्या होगा। फंडामेंटल राइड के लिए हमारे साथ होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, विकास आलूंखे, आशीष कयाल और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:20 पर आशीष वर्मा बताएंगे आपको कि आईटी शोरूम में बिकवाली क्यों है। 2:30 बजे आशीष चतुर्वेदी बताएंगे एनएचपीसी के ओएफएस को कैसा रिस्पांस मिल रहा है। 2:35 पर असीम बताएंगे कि कम बारिश से निपटने के लिए सरकार का क्या प्लान है और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। 2:40 पर सुदर्शन से समझेंगे कार ट्रेड में तेजी क्यों है। 2:50 पर आशीष वर्मा ही बताएंगे कि आवाज एमपीसी की बड़ी बातें क्या हुई। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में मसा जोड़ेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के सीआईओ नवीन कुलकर्णी जी। 3:10 पर अनुज जी से समझेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर डीलिंग रूम चेक और 3:20 पर होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए, अब हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड की शुरुआत करते हैं। एक बार पैनल को रख दीजिए ज़रा हमारे सामने। और गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक ट्रेड होना चाहिए बैंकिंग क्षेत्र से, वो होगा इंडियन बैंक। उसका रीजन ये, नीचे आते आते थक गया, अब नीचे आएगा तो नहीं लगता ऐसे इंडियन बैंक, इसलिए एक अपमूव की उम्मीद कर सकते हैं। ट्रेड करें 847 के आसपास इंडियन बैंक, टॉप लगाएंगे करीब 840 का, करीब 17 रुपए का स्टॉप है। टारगेट हमारे 860। कल शायद हायर जोन देखने को और मिल सकते हैं इंडियन बैंक। पॉजिटिव। ओके, इंडियन बैंक 847 पे आपका बाय कॉल। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, फेडरल बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। फेडरल बैंक में जो रेजिस्टेंस बना हुआ था 293 294 का, स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है, तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 292 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 305 रुपए 305 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो 300 वाला कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 5 रुपए के स्टॉप लॉस से 12 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बैंक मानस जी को पसंद आ रहा है। बैंक स्टॉक्स में अगर आप देखें तो रिकवरी अच्छी है, डेज हाई पर अब फेडरल बैंक। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी। देखिए, यहाँ पर अगर ओवरऑल मूवमेंट देखें तो चॉइस इंटरनेशनल में काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, नीचे में करीबन 650 के आसपास, 652 से काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा गया है। और यहाँ पर गुंजाइश एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था जिसका ब्रेकआउट अपसाइड आ सकता है, तो चॉइस इंटरनेशनल पे नजर बनाए रखे। ऊपर में जो टारगेट है 720 का है और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो 660 का है। ओके, चलिए अब चलते हैं अरुण मंत्री जी के पास। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय। जी हेलो सर, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। लॉरस लैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छे ब्रेकआउट के आसपास लॉरस लैब खड़ा है। इनफैक्ट 3 दिन के हाई निकालने के लेवल के आसपास है। 1394 के आसपास चल रहा है, इसी के लेवल पे बाई करें। 1380 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1432 तक के टारगेट। ओके, लॉरस लैब 1394 फार्मा में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा पहला बाय कॉल रहेगा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, 394 का ब्रेकआउट था और मुझे लगता है 418 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिलेगा। नीचे में 388 का एक इम्पोर्टेंट बेस बन चुका है, तो 388 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को बाय करना है 418 के टारगेट के लिए। ठीक है, विकास जी का टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, यहाँ पर भी खरीदारी की राय। तो सारी ट्रेड्स बाई साइड की ही मिली है अभी तक। रिकैप करती हूँ, बाद में गौरांग जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपके पिटारे से कौन सा स्टॉक आएगा, कौन सा स्टॉक आपको लंबी अवधि में अच्छा नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को, मंच पर उपस्थित महानुभाव को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन। हमारे तरफ से एक छोटा डिस्क्लेमर दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर आपके कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है कि उनका निवेश हो
वो पिटारे में से जो स्टॉक ढूंढ निकाला था उसकी चर्चा अभी अभी विकास जी ने कर दी है तकनीक के आधार पर, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अभी विकास जी ने चर्चा रखी है टेक्निकल्स पे। तो जब विभाजन हुआ था श्रेया जी, तो हमारी पहली पसंद हुई थी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। उसके बाद कुछ समय पहले हमने हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स पीवी TMPV पर खरीदारी की राय रखी है बुनियादी तर्क के आधार पर। और जिस प्रकार से थोड़ी बहुत दिक्कतें JLR को लेकर के हुई थी, हमें लग रहा है कि धीरे धीरे करके वो समस्या अब दूर हो रही है और परिवर्तन बैलेंस शीट पे आने की पूरी संभावना है। एक और तर्क हमने लगाया है श्रेया जी कि ये जो भारत सरकार ने और भारत देश ने 8 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक रुझान ऑटो क्षेत्र पर आएगा एक्सपोर्ट्स को लेकर के। और एक्सपोर्ट्स पिछले कुछ महीनों में बेहतर आंकड़े लेकर के आ रहे हैं, जहां तक महीने दर महीने की बिक्री का सवाल है। तो इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। टाटा मोटर्स PV। टाटा मोटर्स PV विकास जी को तो चार्ट्स पर भा ही रहा था, लेकिन गौरांग जी को लंबी अवधि के नजरिए से फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। तो ये पिक हो गई। फटाफट से रिकैप देख लेते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आप जॉट डाउन कर लीजिए। गाबस ने इंडियन बैंक चुना है खरीदारी की राय, 860 की टारगेट है, 840 का स्टॉप लॉस। मानस जी कह रहे हैं कि फेडरल बैंक में स्ट्रेंथ लौटी है। देखिए स्टॉक काउंटर को 305 के लिए 290 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आशीष जी कह रहे हैं कि चॉइस इंटरनेशनल में आज अच्छी तेजी है, तो चॉइस इंटरनेशनल में खरीदारी कीजिए। 720 की टारगेट है, 660 का स्टॉप लॉस लगाना है। और अरुण जी ने कहा है लॉरस लैब्स पसंद आ रहा है उनको इन स्तरों से, तो खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 1432 की टारगेट है, 1380 का स्टॉप लॉस। और विकास जी टाटा मोटर्स PV और गौरांग जी भी टाटा मोटर्स PV चुन रहे हैं लंबी अवधि की नजरिए से। 418 विकास जी देख रहे हैं टारगेट और 388 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और लंबी अवधि की नजरिए से गौरांग जी की भी यही पिक आती हुई। निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर एक बार, और 77 अंक नीचे रह गए हैं, मात्र 64 अंक नीचे रह गए हैं। अब शायद फिंगर क्रॉस से शायद निफ्टी भी इन ग्रीन आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। अब तो 302 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी में हम कामकाज कर रहे हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से भी स्ट्रेंथ, जो दो कॉम्बिनेशन हम लगातार चर्चा करते हैं, आज वहां से भी सहारा मिलता हुआ। ये देखिए, ये होता है ना फिंगर्स क्रॉस श्रेया। और सच बताऊं ना, ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आज सुबह आई एम श्योर, मुझे पता है वैसे, आई एम श्योर कि लोग तैयार बैठे होंगे ट्रोल करने के लिए वो सुबह की क्लिप काट कर कि ये क्या थ्योरी हुई, मुंबई में बारिश और मार्केट में रिकवरी आ गई ना। एक बार रिकवरी का प्लेट प्ले करिए जरा, कितना रिकवरी आई है डे लो से। 23,150 का लो था, 23,450 पर आ गए हम ऑलमोस्ट। 285 पॉइंट की रिकवरी है इस समय, अगर आप देखेंगे तो 284-285 पॉइंट के करीब की निफ्टी में रिकवरी है। निफ्टी बैंक में तो रिकवरी और ज़्यादा है, ऑब्वियसली निफ्टी बैंक का बड़ा इंडेक्स है, तो ऑब्वियसली उसमें रिकवरी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी। ये देखिए 280 पॉइंट निफ्टी में रिकवरी है, और बैंक निफ्टी में रिकवरी देखिए 1000 पॉइंट की रिकवरी है। और बैंक निफ्टी में आज हमने जो सुबह एक, अगर आपको बात करें, आज हमारा बाय जोन था 53,200 से 53,300 का, और स्टॉप लॉस था 53,050 का। एक बार रखिए, वापस इंटरडे रख दीजिए, अभी इसको रिकवरी वाला हटा के एक बार बैंक निफ्टी रखिए। 53,200 से 53,400 का हमारा था, और करीब 53,050 का स्टॉप था। ठीक है, 53,027 तक गए, लेकिन वहाँ से घूमे, और उसके बाद ऑलमोस्ट अब आप देखें तो आपने अगर 400 पे भी लिया, ठीक है, 200 पर मैं नहीं कह रहा, चलिए 400 पे भी लिया, तो भी 600 पॉइंट के करीब की रिकवरी आ गई। ठीक है, निफ्टी में मैं जरूर कहूँगा कि आज हमारा थोड़ा स्टॉप लॉस से थोड़ा ज़्यादा 50-100 पॉइंट ज़्यादा गिर गए हम, लेकिन उसके बाद निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी आई। और अब अगर ग्रीन में बंद हो जाए तो वो थ्योरी वापस काम करेगी, जो आज सुबह हमने थ्योरी ली थी कि मुंबई में पहली बारिश के दिन नॉर्मली, जो मुझे जितना याद है उतना, मतलब, और मुंबई की पहली बारिश की बात ही थोड़ी अलग होती है ना। वो थोड़ा सा एक सिटी जो है ना, वो ब्यूटीफुल हो जाती है बहुत। खैर वैसी ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन बारिश में और ब्यूटीफुल हो जाती है। अरे ज़बरदस्त। आपका पहला मानसून है मुंबई में या दूसरा? नहीं सर, दूसरा मानसून है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं इस शानदार रैली में भी, रिकवरी में भी एक सेक्टर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो है IT। आज का बड़ा एक्सीडेंट ऑफ द डे क्यों, एक बार आशीष से समझ लेते हैं। आशीष बताइए। आज सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो इंडिकेशंस आ रहे थे जब वो एडियाज IT के काफी कूल ऑफ होके दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, और उसके पीछे वजह थी क्योंकि यूएस में एक लिस्टेड IT कंपनी एक्सेंचर, उसके स्टॉक में कल एक्चुअल सेशन में वहां पे 5.5% के दबाव के साथ कामकाज हो रहा था।
और वजह थी कि दरअसल वहां पे एक लीडिंग ब्रोकिंग फर्म है, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है ट्रूइस्ट, उसने एक्सेंचर को डाउनग्रेड कर दिया बाय से होल्ड की तरफ। और एक्सेंचर की अहमियत यह है कि एक दिग्गज आईटी आउटसोर्सिंग कंपनी है, बिजनेस मॉडल हूबहू ऐसा है जैसे हमारे दिग्गज आईटी कंपनीज का है, उसी तरह से आउटसोर्सिंग करती है, उसी तरह से इंडिया सेंट्रिक ज्यादातर वर्कफोर्स है। तो ट्रूइस्ट का कहना है कि हम डाउनग्रेड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी कंटिन्यूड प्रेशर है इन कंपनीज के बजट्स में, और दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। न्यू एआई प्योर प्लेस जो आए हुए हैं उनसे और कंपटीशन बढ़ रहा है। तो एक तो बजट श्रिंक कर रहे हैं, ठंडे हैं, ऊपर से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उसकी दोहरी मार पड़ती हुई आईटी स्पेस में इस समय नजर आ रही है। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे हैं कि अब एआई ड्रिवन आपको री आर्किटेक्चर करना पड़ेगा अपनी फर्म का। अब तक आपका हेडकाउंट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल था, अब उसे बदलने की तैयारी करनी है। उसके रीजिक के पेन्स होंगे और ऊपर से ग्लोबल अनिश्चितताएं कंटिन्यू कर रही हैं। तो ये सब रीजंस थे, उन्होंने साइड करे कि हम क्यों एक्सेंचर को डाउनग्रेड कर रहे हैं। अभी एक्सेंचर के लिए चैलेंजेस हैं तो बट ऑब्वियस है इंडियन आईटी दिग्गजों के लिए भी सिमिलर चैलेंजेस सामने खड़े हैं। तो काफी दिनों की तेजी के बाद एक बहाना बन गया एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग का। हालांकि ट्रूइस्ट की वो रिपोर्ट एंड में कहती है कि एक्सेंचर वेल पोजीशन्ड है अपने बिजनेस को रीशेप करने के लिए, एआई इनोवेशंस के लिए। वो तो हमें सिर्फ नियर टर्म में पेन नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई कंसर्न खास नजर नहीं आते। और जो हमारा इंट्राडे में आज सत्यानाश हुआ आशीष, उसका क्या करना है आज? नहीं, वो एक्सेंचर भी गिरा था वहां पे 5.5% इसके कारण। नहीं मैं मजाक कर रहा था। नहीं, आईटी ने आपको 3 दिन बहुत कमा के दिया है, ऐसा नहीं है। और ये चर्चा हुई है बाबा, इस प्लेटफॉर्म पे कुछ बदला नहीं है फंडामेंटली, ये ध्यान रखिएगा। ये बस बहाने थे कि पेटा हुआ था, वैल्यूएशन का कंफर्ट नजर आ रहा था लोगों को, तो शायद रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट हो गए आज, लेकिन इक्वली स्ट्रांग प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर भी। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग आती है यहाँ पे। स्टॉक्स एक बार लेके आइए, निफ्टी आईटी लेके आइएगा। और निफ्टी आईटी में आज इंट्राडे में जो डिप, गौरांग आज तो अगर आप देखें तो एक कंप्लीट कोलैप्स था, है ना? आप कैसे रीड करेंगे? और आपका हमेशा से तर्क इस मंच पे यही रहा है कि मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करके देखता हूँ, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी। आपकी मिड कैप आईटी पे झुकाव भी है। आपका टेक आज के इस प्राइस बिहेवियर पे पोस्ट एक्सेंचर नंबर्स? वीरेंद्र, अगर आपने मुझे कल ये सवाल पूछा तो मेरा जवाब यही होता, और आज भी यही जवाब है, और पहले भी हमने चर्चा की है। देखिए, इस क्षेत्र को समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा और थोड़ी और बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ वीरेंद्र, क्योंकि आगे जा करके, अब से लेकर के अभी तक जो हुआ आविष्कार को लेकर के, नए प्रकार के प्लेटफॉर्म्स और टूल्स को लेकर के, वो ठीक है, लेकिन आज से लेकर के आने वाले भविष्य में इसकी जो गति है वीरेंद्र, ये और तीव्र और तेज होगी, और नए नए प्रकार के आविष्कार आपके सामने आएंगे। जहां तक आईटी क्षेत्र का प्रश्न है, अब चुनौतियां काफी होगी। उस चुनौतियों को ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो अपने आप को सक्षम रूप से उस ढांचे में उतार पाएगी, और उतारने के पश्चात जमीनी स्तर पर कारोबारी रणनीति में परिवर्तन करके आय और शुद्ध मुनाफे में बदलाव लाएगी बेहतरी के लिए। पसंदगी छोटी, मझौली और दिग्गज तीनों जगह पर है। आईटी क्षेत्र के जो 3 भाग है, ये जो आज जो आया एसेंचर को लेकर के, या फिर आने वाले समय में कॉग्निजेंट को लेकर के भी अगर कुछ ऐसी खबरें आती हैं तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो गिरावट हम देख रहे हैं 5-5.5% की आईटी क्षेत्र की सूचकांक में, और कुछ ज्यादा कुछ शेयरों में, वो लंबी अवधि के लिए खरीदारी का मौका है। तो तर्क ये होना चाहिए कि अगर आपने निवेश किया है लंबी अवधि के लिए, ऊपरी स्तर पर निवेश लायक पूंजी है, थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं। और अगर आप इंतजार कर रहे थे करेक्शन का, तो वो मेरे ख्याल से अब आया है। पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में बिल्कुल शुरुआत कीजिए। आईटी क्षेत्र की सेवाओं की जरूरत आविष्कार को लेकर के, और आधुनिक उपकरण या प्लेटफॉर्म बनाने के लिए या टूल्स बनाने के लिए, इन सब कंपनियों की सहायता आपको लगेगी ही लगेगी। तो मैं ये नहीं कहता कि इतिहास वाला रिटर्न आपको बना करके देगा आईटी क्षेत्र, जो पिछले 5-10 साल पहले हुआ करता था। हाँ, लेकिन एक अच्छा खासा रिटर्न बिल्कुल आपको मिल सकता है, बशर्ते कि आपके पास 1.5-2 साल की समय सीमा हो। ठीक है, 1.5-2 साल। अब जिन्होंने होल्ड किया 2.5 साल और होल्ड कर लेंगे गुरांग जी। बस वो पिछले 5 साल का इतिहास ना दोहराया जाए, फिर ठीक रहेगा। पुराना इतिहास खैर अलग बात है। खैर एनीवे, अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। भारत फोर्ज लेकर आइए एक बार जरा। भारत फोर्ज इस समय डे हाई पर आ रहा है और अच्छा मूव है।
काबा सर, भारत फोर्ज पर क्या व्यू रहेगा? इनफैक्ट ये मेरा शॉर्ट लिस्ट स्टॉक था। अगर आप मुझे बाद में आते तो मैं एक दो, अगर किसी ने मेरा ले लिया होता इंडियन बैंक तो मैं शायद भारत फोर्ज पे आता। बढ़िया स्टॉक है, सेटअप बहुत ही बढ़िया है। 1946 पर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 2000 की तरफ जा रहा है। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1980 रहेगा, स्टॉप रहेगा 1920। थोड़ा डीप है लेकिन उतना जरूरत है। तो आई थिंक इट्स अ ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड भारत फोर्ज। 1 या 2 दिन स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज अच्छा लग रहा है गावस्कर को, लिस्ट में भी शामिल था गावस्कर के, तो डेज हाई पर करता हुआ कामकाज खरीदारी कर सकते हैं। कैश कॉल्स का वक्त हो रहा है, गावस्कर, विकास जी और साथ ही हम लेंगे आशीष जी से कैश कॉल्स। तो शुरुआत कीजिए गावस्कर, फिर आप ही। कैश कॉल में कौन सा काउंटर? श्रेया, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है नारायण हृदयालय, NH। ट्रेड करें 1966 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 1952 का, करीब 14 रुपए का स्टॉप है, लेकिन टारगेट होना चाहिए 2000 के। स्पिल ओवर ट्रेड कल तक के लिए हो सकता है, लेकिन एक सेफ स्टॉक लगता है ऑन द लॉन्ग साइड। बायस अपसाइड है, स्लो चल सकता है लेकिन बायस अपसाइड है। नारायण हृदयालय, NH। नारायण हृदयालय आपके 1968 पे बाय कॉल 33 रुपए ऊपर ट्रेड करता है। विकास जी, आपका ट्रेड करेगा कैश में? जी वीरेंद्र जी, मेरा जो कॉल है वो नायका है। मैंने कल भी एक स्टॉक रिकमेंड किया था, एक अच्छा सेटअप बन चुका है इस काउंटर में। मुझे लगता है 284 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 262 का इंपॉर्टेंट बेस यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो किसी 262 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए। डेली और वीकली दोनों में भी एक अच्छा पैटर्न बन चुका है, तो 284 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। आशीष कयाल जी, आप बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं आप कैश कॉल्स में? देखिए, मेरा कैश कॉल में पिक होगा केपीआर मिल में। यहाँ पर एक अच्छा रुझान दिख रहा है, स्टॉक ऑलरेडी 4% ऊपर है लेकिन ब्रेकआउट अच्छा दे रहा है। और ऊपर में जो टारगेट है केपीआर मिल में 1080 के आ सकते हैं और स्टॉप लॉस 990 का लगाना होगा। सुबह के दिन आज हमने एथर एनर्जी भी दिया था, उसका टारगेट 1045 का आ चुका है, लेकिन अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो मेरे ख्याल से ऊपर के 1080 भी टारगेट आ सकते हैं। करीबन 6-7% ऊपर है, सुबह देने के बाद से 4% ऊपर है वो स्टॉक। ओके, चलिए, तो एथर एनर्जी ये भी एक अच्छा मूव दिखा रहा है यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, चंदन जी को जोड़ लेते हैं इस पैनल में। चंदन जी, गुड आफ्टरनून। चंदन जी बताइए, मार्केट में अच्छी रिकवरी है, आप किस स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, इंडेक्स में नीचे के लेवल से अच्छी बाइंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में जब भी रिकवरी होती है मिड कैप स्मॉल कैप में वापस मोमेंटम बन जाता है। तो काफी स्टॉक्स है और मैं यहाँ पे रेडार पे रखूंगा आरआर केबल। एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है और वैसे भी वायर एंड केबल थीम पे हम पॉजिटिव रुझान रख रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को लगातार सजेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक मल्टीपल मंथ्स का ब्रेकआउट हुआ है और वैसे देखें तो पिछले लगभग 12-13 दिनों के बाद एक डिसाइसिव वे से 2100 के ऊपर होल्ड कर रहा है। सो आरआर केबल पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट होगा 2100 का, टारगेट होगा 2222 का। अच्छा, इस बीच आज हम सुबह के श्रेया के साथ आज जो हम पाइप सेगमेंट पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे, एक बार वो फिर रखिएगा स्क्रीन पे। और सुबह बातचीत एस्ट्रल की हो भी रही थी, उस वक्त एस्ट्रल लिखा है ये 1561 पे। इस स्टॉक का जो कंसोलिडेशन है, आप ये समझिएगा कि मार्च 26 से मार्च, अप्रैल, मई और ऑलमोस्ट जून स्टार्ट हो गया। अब बायस इसमें पॉजिटिव लौटता हुआ सारे एवरेजेस के ऊपर, ऑल दो 1600 इज डिफिकल्ट, आई नो, बट चंदन एक बार एस्ट्रल पे अपनी राय रखिएगा। ये स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी और उससे बाहर निकलना बार बार प्राइस का, ठीक ऐसा ही एफर्ट इसने 20 मई को भी किया था। उसके बाद वो रैली रही 27 मई तक। अभी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से क्या कह रहा है ये चार्ट आपको? देखो वीरू, एक रेंज बाउंड बायस देखने को मिल रहा है और अच्छी बात खाली ये है कि डिप्स में बाइंग आ जाती है। मैं यदि वीकली चार्ट सेटअप की तरफ देखूं तो आई थिंक पिछले लगभग 15 वीक से बार बार 1550 के आसपास ये मंडराता है। वहां से 100 पॉइंट नीचे भी जाता है, 100 पॉइंट ऊपर जाता है, बट ये इसका एक मिडल लेवल है। बट ओवरऑल नीचे के लेवल पर डिप पे बाइंग आ रही है। कल एक बुलिश कैंडल बन के आज फॉलो हुआ है, तो थोड़ा और पॉजिटिव बायस यहाँ पे बन सकता है। 1510 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 1600-1615 के स्विंग के लिए। ओके, एस्ट्रल अच्छा लग रहा है, 1.5% अप है वायदा में और रिपोर्ट्स पर काफ़ी बुलिश थे पाइप कंपनीज को लेकर। कुछ और काउंटर्स कोम करते हैं इस मार्केट में जहां पर स्ट्रेंथ है, और जीमा एयरपोर्ट लेकर आई एक बार स्क्रीन पर और 1.5% की तेज़ी के साथ अब ये कामकाज करता हो। बीडीएल भी रखेगा। कल भी मैं देख रही थी वायदा बाजार में इसमें तेज़ी थी, कैश का तो नहीं पता। देखिए यहाँ पे वायदा बाजार में तो ये करीब बीडीएल ये भी 1.5% ऊपर है और Q4 नतीजों के बाद इस पर तगड़ा डेंट पड़ा था, लेकिन पिछले कुछ 2 दिनों से कोशिश कर रहा है। एक बार मैक्स हेल्थ भी रखिएगा स्क्रीन पर,
मैक्स हेल्थ केयर अब डेज हाई पर लगभग 2% की तेजी। अपोलो हॉस्पिटल सुबह आई थिंक आशीष बैती जी ने सुझाया था। आशीष कयाल जी, मैक्स हेल्थ केयर दिखेगा, हॉस्पिटल और ये पूरा हेल्थ केयर स्पेस अगर देखें तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए, हेल्थ केयर मैक्स हेल्थ केयर को चेज किया जाए क्या इन लेवल्स पर? हाँ बिल्कुल श्रेया, देखिए यहाँ पर अगर आप अपोलो हेल्थ केयर की बात करें या मैक्स हेल्थ केयर पे, यहाँ पर रिवर्सल देखा जा रहा है। मैक्स हेल्थ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अपसाइड की ओर। एक जो लेवल इसका है, ये डबल बॉटम बना है 925 के आसपास। वहां से रिवर्स पिछले वक्त भी हुआ था करीबन अप्रैल के महीने में, और अभी भी वहीं से बाउंस बैक हो रहा है। तो मैक्स हेल्थ पे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो हर्डल निकल कर आ रहा है वो 1010 का आ रहा है, तो 1010 का टारगेट रख सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीबन आ रहा है 946 का, तो 946 के स्टॉप के साथ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है यहाँ पे। 946 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है मैक्स हेल्थ केयर पर, और डेज हाई पर कर रहा है परफॉर्म। एक बार एनएचपीसी भी रखिएगा स्क्रीन पर। एनएचपीसी अब वायदा का टॉप 3 गेनर्स में अगर आप देखें तो उसने जगह बनाई है, लगभग 4% ऊपर है। ओएफएस आया था इसका, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं एनएचपीसी के, वो समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। एनएचपीसी 4% ऊपर आज के सेशन में, ट्रिगर्स बताएं। देखिए, बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और अब तो एक ट्रेंड ही बन गया है कि जैसे ओएफएस आता है और बढ़िया डिमांड आती है, स्टॉक में भी आपको ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। सिमिलर केस हमने कोल इंडिया में देखा था। अब आप एनएचपीसी को भी देखिए, बड़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है, तकरीबन 4% ऊपर है। कल जो नॉन रिटेल के लिए बेस इशू था, इसमें 3.47 3.5 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन समझ लीजिए। अभी जस्ट मैं डेटा चेक करके देख रहा था कि रिटेल कैटेगरी में अगर आप बेस इशू और ग्रीन शू दोनों को मिला दें तो 90%। ये 3:30 बजे के बाद आप देखना, ये आंकड़ा और बेहतरीन हो जाएगा। अब दरअसल इस एनएचपीसी में इतनी बढ़िया डिमांड के पीछे कारण ये कि ओवर द ईयर्स कंपनी ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। सबसे पहले चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें, इंटरनल्स बहुत स्ट्रांग देखने को मिले थे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़िया थी, पावर जनरेशन 41% बढ़ी, और इसके पीछे कारण ये है कि इनका पार्वती 2 और एक और खास प्रोजेक्ट है जिसके चलते यहाँ पर ये रोबस्ट पावर जनरेशन के नंबर्स आपको देखने को मिले। लेकिन एनएचपीसी एक ज़माने में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो का काम करता था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इनका एक तीस्ता का जो प्लांट ख़राब हुआ, तो उसके बाद से लगातार इन्होंने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, ये मार्केट को पसंद आ रहा है। अब दरअसल इनकी स्टैंडअलोन हिसाब से देखें तो 1190 मेगावाट सोलार प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम यहाँ पर चल रहा है, जो कि इसी वित्त वर्ष यानी FY27 में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो कंपनी ने काफ़ी सारे MOU साइन कर रखे हैं पावर स्टोरेज प्लांट्स के लिए, तो इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि 18 गीगावाट के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा केपेक्स की भी आवश्यकता होगी। तो जो 13,700 करोड़ का FY26 में उन्होंने केपेक्स इनकर किया था, FY27 यानी मौजूदा वित्त वर्ष में तकरीबन 15,000 करोड़ के केपेक्स का यहाँ पर टारगेट लगाकर चल रहे हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो एनएचपीसी मोस्टली हर बार सस्ता ही था। FY28 फॉरवर्ड नंबर्स में आपको बता रहा हूँ, 12 टाइम्स का PE है, 12 टाइम्स का EV/EBITDA है। प्राइस टू बुक देखें तो करीब 1.6 टाइम्स की निकल कर आती है, और इस स्टॉक की खासियत है कि डिविडेंड भी देता है। सरकारी कंपनी है तो तकरीबन 3-3.5% के आसपास की जो है डिविडेंड यील्ड भी आती है। लेकिन पिछले कई सालों से स्टॉक का इतना प्रदर्शन बढ़िया नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। YTD नीचे 5%, एक साल में देखें तो 11% की गिरावट है। हाँ, 5 साल में देखें तो ठीक ठाक 189 तकरीबन 190% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने ज़रूर दिए हैं। तो अगर आप देखें तो यह तो OFS के नंबर्स और साथ ही साथ ऑपरेशनल फ्रंट पे जो नंबर्स हैं, और सब पे अगर आप देखें आशीष ने यहाँ पर एक प्रकाश डाला। गौरांग जी, एनएचपीसी ऑल्दो ये स्टॉक जो है ना, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अक्टूबर 24 से लेकर अब तक एक कंसोलिडेशन की फेज में हार्डली और 75 ऑन द डाउन साइड, 90 ऑन द हाई साइड है। बट आप इसको पावर सेगमेंट्स में जो आप लोगों की चुनिंदा कॉल्स हैं उसमें आप लोगों ने एनएचपीसी को कहाँ रखा है? आपकी कवरेज में है, आपका टेक क्या है इस पर? वीरेंद्र जी, पूरा क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उपकरण, और जिस प्रकार से ये GCC यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात कर रहे हैं, और जिस मात्रा में ऊर्जा की जरूरत वहां पर पड़ेगी, बहुत बड़ी क्षमता में नई उत्पादन क्षमता की जरूरत है। तो क्षेत्र पसंद आता है। SJVN और NHPC काफी लंबे समय पर कवरेज थी, फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन की जहां तक आप बात करें तो आज ही हमने टोरेंट पावर पर हमारे जो लक्ष्यांक है उसको ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। इसके अलावा NTPC है, JSW एनर्जी है, टाटा पावर है, जो हमारी खरीदारी की सूची में है। मीनवाइल एक बार आप जरा निफ्टी बैंक वापस लेकर आइए और देखिए, अब आप 54,000 क्रॉस कर रहे हैं।
श्रेया, हमने 54,200 की बात की थी कि 54,200 की पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी पर। 54,078 तक गए हैं और कुछ तो मार्केट सेंस कर रहा है यहाँ पर जिस तरीके से मूव्स आ रहे हैं ना। एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक जरा लेकर आएंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक वो क्या कर रहा है, एक बार रखते हैं उसको ज़रा स्क्रीन पर। ये देखिए किस तरीके से निफ्टी पीएसयू बैंक भागा है। एसबीआई रखिएगा एक बार ज़रा स्क्रीन पर। एसबीआई देखते हैं वो क्या कर रहा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये भी इस समय डे हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अच्छे मूव्स इस समय यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अच्छा, धमाकेदार ऑप्शंस ले सकते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस ले सकते हैं। मानस जी से, चंदन जी से, अरुण जी से। चंदन जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन? बिल्कुल, मैं यहाँ पे फोकस करूंगा सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर पे और मैं यहाँ पे नजर डाल रहा हूँ आरबीएल बैंक पे, जहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के कगार पे काउंटर पे है। काफी एफर्ट के बाद में जिस हिसाब से 350 के ऊपर होल्ड कर रहा है और डेटा सेटअप में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इंडिकेशन है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर यहाँ पे बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, दूसरे जो छोटे बैंक है, चाहे यूनियन बैंक की बात करें या फिर फेडरल बैंक की बात करें, सब में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अच्छी चाल देखने को मिल रही है। पॉजिटिव एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है प्राइस और डेटा के हिसाब से। सो आरबीएल 350 का कॉल हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 14 रुपए के आसपास चल रहा है। इसको आप 10 रुपए 50 पैसे के सपोर्ट से खरीद सकते हो, ऊपर में 20 रुपए के टारगेट के लिए। आरबीएल बैंक, चंदन जी के पिक हो गई ऑप्शंस में। अरुण जी, आप क्या देख रहे हैं ऑप्शंस में? श्रेया जी, बीएससी के एट द मनी कॉल को लेने की सलाह है। लगभग 4 दिन के बाद अपने मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट के स्ट्राइक के आसपास प्राइस आया है। मुझे लग रहा है 4,000 का लेवल स्टॉक होल्ड करेगा और यहाँ से 4100 तक के भी लेवल्स बीएससी में आ सकते हैं। तो 4050 जस्ट एट द मनी कॉल लेने की सलाह है। 154 155 के आसपास चल रहा है। 132 का स्टॉप लॉस लगाएं और 195 से 200 तक के टारगेट 4050 के कॉल में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 4050 की कॉल आपको लेनी है। इस बीच मानस के पास चलते हैं। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, कैनरा बैंक पे खरीदारी करनी है वीरेंद्र जी। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है स्टॉक ने। तो इसका माफ करिएगा 130 वाला कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 8.5 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। हाँ, ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। मार्केट में फिर एक और रिकवरी। निफ्टी बैंक 400 पॉइंट ऊपर है, अब 54,112 पर आ गया है। वो 54,200 का जो एक लग रहा था कि एक मूव बन रहा है, अब उसके काफ़ी करीब है। शानदार रैली बैंक निफ्टी में। और निफ्टी देखिए, इतना बैंक निफ्टी आईटी की अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद अगर ग्रीन में आ जाए तो मज़ा आ जाए। बस अब सिर्फ 40 पॉइंट की और मशक्क़त की ज़रूरत है। बीरो, थोड़ा सा जोर लगवाइए कहीं से और थोड़ा सा इसको ग्रीन में लाइए, तो ताकि थोड़ा सा हमारी सुबह की थ्योरी ठीक हो जाए ना। तो सुबह की थ्योरी ठीक हो जाए तो मज़ा आता है थोड़ा सा, है ना, अच्छा लगता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। मेरे यहाँ तो मार्च से बारिश हो रही है अनुज। आपके यहाँ पहली बारिश हुई ना आज? देखिए, मुंबई की बारिश, दिल्ली की बारिश में फ़र्क है। मुंबई की और दिल्ली की बारिश में फ़र्क है। वो फैक्टर मुंबई का है, वो मुंबई में होनी चाहिए, है ना। वो मुंबई की बारिश का फ़र्क है। तो खैर, एनीवे 380 पॉइंट ऊपर। और देखिए, एक चीज़ है, अभी 3 बजे वो कैबिनेट ब्रीफिंग होनी है। आई थिंक थोड़ा सा मार्केट उससे पहले भी एक थोड़ा सा सेंस लगा रहा है कि शायद कुछ वहाँ से भी कुछ आ रहा है। लेकिन बात करते हैं आज एक और स्टॉक की, जो आज सुबह हमने आपको बताया था कि आज का स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट था। कार्ट्रेड लेकर आइए एक बार जरा स्क्रीन पर। और मज़े की बात, यहाँ पर भी पूरी रैली ऑलमोस्ट स्क्रीन पर प्ले हुई है। हाँ, थोड़ा गैप अप खुला था, लेकिन उसके बावजूद 100 रुपये से ज़्यादा का मूव ऑन स्क्रीन आया है। तो एक बार इसको रिविजिट करते हैं कि ऐसा आखिरकार ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा क्या गया। कोटक की रिपोर्ट थी ये कार्ट्रेड पर। श्रेया, क्या ज़बरदस्त तेज़ी, बताइए क्या कहा गया रिपोर्ट में? बिल्कुल सर, 8.5% की तेजी के साथ कार्ट्रेड टेक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आज का हीरो ऑफ द डे। और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने बताया कि आज यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी इस पर कोटक की। और एक तो अपग्रेड किया गया है, रेटिंग बढ़ाकर बाई की कॉल दी गई और टारगेट प्राइस भी देखिए बढ़ाया गया है। 2300 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। 8-8.5% तो आज ही चल गया, 8.25% के करीब इनफैक्ट। तो इस ट्रेडिंग प्राइस से भी देखें तो करीब 17% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है कार्ट्रेड टेक में। लेकिन
काफ़ी करेक्ट भी हुआ ये स्टॉक हाल के दिनों में। अपने हाई से अगर आप देखें तो 80% के करीब करीब इसमें गिरावट आई है। 6 महीने का चार्ट अगर रखूंगी तो वहाँ पे भी आप देखेंगे 40-48% का करेक्शन आया है कार्टरेट टेक में। लेकिन अब कोटक इंस्टीट्यूशन को लग रहा है कि इन स्तरों से अच्छी तेज़ी की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे के कारण समझने की कोशिश करें तो ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक में जो हालिया गिरावट आई है वो AI डिस्ट्रप्शन की चिंताओं की वजह से आई है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें कार्टरेट का मजबूत डीलर नेटवर्क और वैल्यू एडेड सर्विसेज उसकी मार्केट पोजीशन को बनाए हुए रख सकता है, जो कि अच्छी चीज़ है। इतना ही नहीं, OLX का इसी की कंपनी जो OLX बिजनेस है इसकी, उसकी भी वैल्यूएशन की बात करें तो वो बेहतर होती जा रही है। काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो गई है, साथ ही वो भी प्रॉफिटेबिलिटी में आ रही है, तो ये अच्छी चीज़ हो जा रही है कार्टरेट टेक के लिए। इसके अलावा कोटक ने EPS एस्टीमेट भी बढ़ाया है। जब ब्रोकरेजेस EPS एस्टीमेट्स बढ़ाते हैं वो तो बहुत पॉजिटिव हो जाता है उस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, तो अर्निंग्स एस्टीमेट भी बढ़ाया गया है। साथ ही उनको मानना है कि AI को लेकर जो चिंताएं हैं उसके बावजूद यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ सकता है। तो कार्टरेट टेक पर ये बुलिश रिपोर्ट, और कंपनी ऑनलाइन ऑटो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पुरानी गाड़ियां खरीद या बेच सकते हैं। इसके अलावा कंपनी डीलर्स, OEMs और साथ ही बायर्स को जोड़ने का भी काम करती है। साथ ही व्हीकल ऑक्शंस और ऑटो फाइनेंसिंग से जुड़ी भी सर्विसेज देती है। तो कार्टरेट टेक पे आज बुलिश रिपोर्ट और रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल। और श्रेया, शुक्रिया। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी थी जो IPO आया, उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 1/4 हो गया, 400-450 रुपये तक गया, और उसके बाद वहाँ से अगर आप देखें तो बड़ी रैली आई। इसका ना आप रख दीजिए ज़रा 5 साल का चार्ट, 5 साल का चार्ट रखेंगे ना, उसमें इसकी पूरी स्टोरी आपको दिखाई देगी। क्योंकि जब इसका IPO आया था पूरा OFS था, उसके बाद वो 1800 वाला गिरकर 350-400 तक आ गया था, और 400 से अब वापस इस तरीके का रिटर्न। तो 5 साल में अभी भी कुछ नहीं बना पैसा, लेकिन अगेन टाइमिंग मैटर्स। चलिए 4 का चौका ले लेते हैं। 4 का चौका लेंगे मानस जी से, सस्ता ऑप्शन के साथ शुरुआत होगी। फिर चलेंगे चंदन जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, आशीष जी के पास चलेंगे हम आज चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी हैं हमारे साथ। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। और देखिए PSU बैंक में काफी स्ट्रेंथ है, तो कैनरा बैंक मैंने रिकमेंड किया। आई थिंक यूनियन बैंक में भी नजर लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो यूनियन बैंक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे 2 दिन पहले ही सपोर्ट लिया था, तो मेरा समझना है कि यहाँ से एक मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल सकती है। 165 का कॉल ऑप्शन जो 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उस पर 6 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 12 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, यूनियन बैंक 166.90 पे आपका बाय कॉल है। चंदन के पास चलते हैं FNO सुपरस्टार के लिए। चंदन, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बैंकिंग काउंटर को ही ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना है, और इनफैक्ट पिछले लगभग 82 डेज के बाद में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, जहां पे काउंटर 300 के ऊपर क्लोज होने के लिए तैयार है। आई थिंक ये इसका रिसेंट का हाईएस्ट डेली क्लोज होगा, और 300 के आसपास बंद होने की कंडीशन में 300 की पुट राइटिंग देखने को मिल रही है और कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा, खरीदारी की सलाह होगी। 293 का सपोर्ट है, ऊपर में 313 तक के टारगेट यहाँ पे एक्सटेंड होने चाहिए। ओके, फेडरल बैंक FNO सुपरस्टार हो गया चंदन जी का। आशीष जी, आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए, मेरा भी कॉल बैंकिंग क्षेत्र से ही है। ये कोइंसिडेंस है कि सभी को बैंकिंग स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव में। तो यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में अगर देखें तो ओवरऑल रुझान एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड ऊपर की ओर इमर्ज हो सकता है। तो इंडियन बैंक पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। टारगेट ऊपर में करीबन 34 के देखे जा सकते हैं, और नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना होगा। जस्ट अ सेकंड, मैं शायद ऑप्शन की बात कर रहा था। इंडियन बैंक के अगर स्पॉट की बात करें तो यहाँ पर जो टारगेट ऊपर में आते हैं वो करीबन 950 के देखे जा सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा नीचे में वो 828 का लगाना होगा। ओके, चलिए ये हो गई बात इंडियन बैंक की। यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। गौरांग जी, मिड कैप फंडा में क्या पिक किया आपने? तो मिड कैप फंडा के रूप में छोटी मझोली कंपनी है अनुज भाई, लॉजिस्टिक क्षेत्र की ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। थोड़ा करेक्शन बाजार में आया, यहाँ पर भी करेक्शन आया। अपने जीवन के निचले स्तर के आसपास से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ उभर रहा है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शेयर। बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है, और हमें लग रहा है कि नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित और लंबी अवधि में एक अच्छा खासा रिटर्न निवेश के ऊपर आए, ऐसा लग रहा है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए।
ट्रांसपोर्ट कॉर्प बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा नजर आ रहा है। गौरांग जी को मिड कैप फंडा में 4 का चौका में हमने 4 काउंटर्स डिस्कस किए। शुरुआत की हमने सस्ता ऑप्शन के साथ जो कि मानस जी की तरफ से आया। यूनियन बैंक आपको 165 की कॉल में पार्टिसिपेट करना है, 12 के टारगेट है, 6 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में चंदन जी को अच्छा लग रहा है फेडरल बैंक और 313 की टारगेट के लिए आप इसे देखिए, 293 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। चार्ट का चमत्कार आशीष जी को पसंद आ रहा है इंडियन बैंक, तो बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पर अच्छा करते हुए 950 का टारगेट है, 828 का स्टॉप लॉस लगाना है। और मिड कैप फंडा में गौरांग जी ने ट्रांसपोर्ट कॉर्प पसंद किया, जहाँ पर लंबी अवधि के नजरिए से उनको ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। ओके जी, मार्केट पे आते हैं वापस एक बार और देखिए जिसे कहते हैं ना, जब भगवान सुनता है तो सुन लेते हैं वाकई में। और अब निफ्टी सिर्फ 26 पॉइंट रह गया है, थोड़ा और पुश मिल जाए बस, एक बार ग्रीन में आ जाए बस, तो थोड़ा सा है ना, नहीं बस आ जाए बस, फिंगर्स क्रॉस। बैंक निफ्टी देखिए आप, अब 500 पॉइंट हो गया बैंक निफ्टी। जी हाँ, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी वाला हमारा वो फर्स्ट टारगेट आ गया अब 54,200 का। जब हमने क्लोजिंग की शो की शुरुआत की थी हम 53,800 पर थे, 54,200 की हमने बात की थी शायद, 54,200 डन एंड डस्टेड स्क्रीन पर, और पूरा का पूरा 400 पॉइंट स्क्रीन पर प्ले आउट हुए हैं बैंक निफ्टी के। और अब देखते हैं, हम अगला टारगेट हमारा 55,000 का था वैसे बैंक निफ्टी पर, लेकिन 54,200 तो आ गया। अब होपफुली 55,000 की तरफ भी बढ़े, और उसकी तरफ बढ़ने के लिए थोड़ा सा जो चीज़ आशीष कवर कर रहे हैं उसकी भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा गवर्नर साहब मेहरबान हो जाए और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ पॉजिटिव आ जाए। लेकिन क्या स्कोप है आरबीआई के पास, ये चर्चा कर लेते हैं। एमपीसी में क्या निकल कर आया जो हमारी एमपीसी है, आशीष बताइए। बहुत ज़्यादा स्कोप तो है नहीं गवर्नर साहब के पास मैन्यूवर करने के लिए, क्योंकि लास्ट एमपीसी और इस एमपीसी के बीच में काफ़ी डिफरेंट और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। भाई वो वेस्ट एशिया क्राइसिस तब छिड़ा था, अब तक चला ही चला जा रहा है। कच्चा तेल, गैस की कीमतें फटे जा रही हैं, सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस हैं, और रुपए की गिरावट और डिप्रिसिएशन की हम लोग रह के चर्चा करते ही रहते हैं। इस बैकड्रॉप पे एमपीसी की बैठक आज से शुरू हुई है। पिछली कई पॉलिसीज में क्या स्टेप्स उठाए थे एमपीसी ने, आपकी स्क्रीन पर रख दिया है मैंने। पिछले 6 पॉलिसीज से स्टैंड न्यूट्रल है और लास्ट 2 बार से कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस बार जून की पॉलिसी में क्या हो सकता था, इसी पर हमारी सीएनबीसी आवाज की एमपीसी बैठी थी, और पहला सवाल बट ऑब्वियस था एमपीसी मेंबर्स से कि इस बार की पॉलिसी में आरबीआई और उसकी एमपीसी क्या ब्याज दरों में कोई बदलाव करेगी या नहीं। तीनों एमपीसी मेंबर्स एक सुर में कह रहे हैं कोई बदलाव नहीं, ये एक स्टेटस को पॉलिसी होगी। अगर ये पॉलिसी में दरों में छेड़छाड़ नहीं होगी तो फिर क्या इस बदलते मैक्रो एनवायरनमेंट में एटलीस्ट पॉलिसी स्टैंस में बदलाव होगा, क्योंकि जो इस समय न्यूट्रल पे खड़ा हुआ है, तीनों यहां पे भी इस बात की सहमति बनाते हुए कि कोई स्टैंस में बदलाव नहीं, न्यूट्रल पे स्टैंस बरकरार रहेगा। यानी कि ना दरों में छेड़छाड़ होनी है, ना स्टैंस में कोई बदलाव होगा। पर एनवायरनमेंट तो कंड्यूसिव है नहीं, महंगाई तो बढ़ी रही है। तो अगला सवाल था कि इस बार नहीं चलिए, लेकिन इस पूरे FY27 में क्या ब्याज दरें बढ़ते हुए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और हां तो क्वांटम क्या। एक एमपीसी मेंबर कह रहे हैं वेट एंड वॉच, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। एक ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने की बात दिसंबर पॉलिसी तक आते आते, और एक ने 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स की दरों में बढ़ोतरी की बात करी है इस नए साल में। अगला सवाल था कि इन्फ्लेशन सबसे बड़ा सरदर्द। लास्ट टाइम आरबीआई ने जो टारगेट रखा था FY27 का, वो था 4.6% पे। क्या आरबीआई और उसकी एमपीसी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को बढ़ाएगी? तीनों ने कहा हां बढ़ाएगी, और तीनों कह रहे हैं 4.6% से बढ़ा के 5% पे करने की तैयारी हो रही है। अगला सवाल था इस एनवायरनमेंट में फिर क्या हमारे जीडीपी प्रोजेक्शन जो रखे गए थे वैसे ही ऑलरेडी रिड्यूस करे हुए थे। FY27 के लिए अनुमान था 6.9% का। क्या इस बार वो प्रोजेक्शंस और फर्दर रिड्यूस करने की आरबीआई और एमपीसी तैयारी कर रहा है? तीनों कह रहे हैं हां, और शायद रिड्यूस करके 6.9% से 6.5% पे लाने की तैयारी हो रही है। एक आखिरी सवाल और था, क्योंकि सबसे बड़ी सरदर्द क्या है? रुपया। कई सारे अदर देन एमपीसी मेंबर्स, उनसे आप बातचीत करो तो कह रहे हैं कि शायद ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए रुपए को संभालने के लिए। ऐसा तो हो नहीं रहा, हमारे एमपीसी मेंबर्स ने क्लियर कर दिया है। तो क्या रुपए की एटलीस्ट वोलेटिलिटी को एड्रेस करने के लिए एमपीसी आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी में कुछ अनाउंसमेंट कर सकता है? तीनों ने कहा नहीं,
और वैसे इसका रीजन है, एमपीसी का मैंडेट सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। एमपीसी का मैंडेट करेंसी नहीं है, वो आरबीआई पॉलिसी के बाद भी कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है। तो इस बार रुपए को लेकर भी कोई खास स्टेप एक्सपेक्टेड नहीं। तो कमेंट्री थोड़ी हॉकिश हो रही होगी, देखते हैं गवर्नर साहब किस तरफ से गाइड करते हैं आने वाले समय के लिए। लेकिन इस बार की पॉलिसी में ना दरें छेड़ी जाएंगी, ना स्टैंस बदला जाएगा। ना दरें छिड़ जाएंगी, ना स्टांस बदला जाएगा। शुक्रिया आशीष। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ गया यहाँ पर। एक बार एसबीआई को वापस देखेंगे। चंदन जी, एसबीआई पर अब क्या व्यू रहेगा आपका, क्योंकि पॉलिसी से सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव स्टॉक है वो नॉर्मली एसबीआई होता है। क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? बिल्कुल, देखिए बैंकिंग काउंटर में काफी हलचल है और बैंक निफ्टी में भी नीचे के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। एसबीआई पिछले कुछ दिनों से लैगार्ड्स रहा था, बट ऐसा लग रहा है कि अब पिछले 15-16 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इस काउंटर ने 935, 937 के बेस को टच किया और टर्न हुआ। आज भी कहने की 937 के बॉटम को बनाया है। सो कहने की डबल बॉटम जैसे प्राइस पैटर्न बन रहा है। हालांकि 978 के ऊपर कंफर्मेशन होगा, बट अर्ली अटेम्प्ट यहाँ पे देखे जा रहे हैं, जिस हिसाब से एक बुलिश हैमर कैंडल बन रहा है। सो खरीदारी के मौके हैं। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 945 का सपोर्ट रहेगा, 1010 तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। ओके, मीनवाइल एक बार वोडाफोन आइडिया वापस लेकर आइए जरा। 15 रुपये क्रॉस करने की तैयारी में है। 15 एक्चुअली कर चुका है क्रॉस 1489 पर 5% ऊपर। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के नवीन कुलकर्णी, CIO है वहाँ पर, वो जुड़ेंगे। ओके, चलिए हम एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। नवीन जी, एक सेंस बन रही है क्या कि मार्केट कुछ रेजिलियंस दिखा रहा है, कुछ सरकार की तरफ से कुछ एक्शन होने की उम्मीद है, कुछ टैक्सेशन फ्रंट पर कुछ आ जाए, ऐसी कुछ उम्मीद है? ऐसा कुछ लग रहा है क्या मार्केट को देखकर? और इस समय आपका व्यू क्या है इस मार्केट एक्शन को लेकर? जहाँ तक मार्केट में जो हर्ड ऑन स्ट्रीट जैसे बोलते हैं, जैसे, तो उस हिसाब से तो कुछ ना कुछ एक्शन पॉसिबल है कि फॉरेन इन्फ्लोज को बूस्ट किया जाए, स्पेशली कैपिटल मार्केट्स में, क्योंकि जो इंडियन इक्विटी मार्केट है ये काफी आउट ऑफ फ्लेवर है ग्लोबली, क्योंकि बाकी मार्केट्स में AI रिलेटेड चिप्स मैन्युफैक्चरिंग ये सब का ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, और उसके अलावा वैल्यूएशंस भी काफी सारे ग्लोबल मार्केट्स के रीजनेबल दिखाई देते हैं लोगों को, एंड अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी काफी मार्केट्स में ठीक है। तो उस हिसाब से इंडियन मार्केट को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लोग देखते हैं, बिकॉज अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी लास्ट 2 साल बहुत स्ट्रांग नहीं थी। हालांकि ये एक फैक्टर है इसके अलावा, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी रहे हैं, जैसे ऑब्वियसली जो टैक्सेशन है इंडिया में वो लास्ट 3-4 साल में बढ़ा है, कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा है, STT बढ़ा है, तो ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं। तो इसमें गवर्नमेंट थोड़ा चेंजेस कर सकती है, जिसके वजह से फॉरेन इन्फ्लोज इंडिया में बूस्ट हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली उसका बेनिफिट रुपया को काफी मिल सकता है। ओके, अच्छा नवीन जी, अगर ये वाकई एक महत्वपूर्ण बात है, अगर ये ऐसा होता है, एक बड़ा ट्रिगर हो इंडियन मार्केट्स के लिए, आपको क्या लगता है? ऐसे में सबसे पहले अगर ये वास्तविकता बनी तो बाइंग कहाँ इमर्ज होगी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से? वहाँ पे जहाँ पे प्राइसिंग यानी वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल हैं, वहाँ जहाँ पे ग्रोथ के प्रोजेक्शंस भी हैं, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी है, ऐसे 1-2 स्पेस जो कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करके रखे हों? जहाँ तक आप ऐसे सोचिए कि जो भी एक्शंस होंगे जिसकी वजह से फॉरेन इन्फ्लोज अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो FII बाइंग जो आती है, FII बाइंग ज्यादातर अगर आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल FII बाइंग आई है वो प्राइवेट बैंक्स में काफी स्ट्रांग बाइंग होती है। इसके अलावा IT दूसरा स्पेस है, लेकिन IT में चैलेंजेस कंप्लीटली डिफरेंट है अभी आज के मार्केट कंडीशंस में। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है, लिक्विडिटी के चैलेंजेस नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक है, तो मुझे लग रहा है कि FII बाइंग सबसे पहले ऑब्वियसली प्राइवेट बैंक्स में आ सकता है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन प्रॉक्सी है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि FMCG में बाइंग आ सकती है, एंड टिपिकल जो हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ कंपनीज है
वहां पे मुझे लग रहा है कि बाइंग आ सकती है, प्लेटफॉर्म कंपनीज है, तो यहाँ पे सब मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है कि एफआईआई बाइंग सबसे पहले आएगी और उसके वजह से ये स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। आपने आईटी की चर्चा की, लेकिन जब मार्केट की बात हो और आईटी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 3 दिन के अच्छे मूव्स के बाद आज जिस तरीके से डेंट पड़ा है, आपने कहा काफ़ी चैलेंजेस हैं, तो ये चैलेंजेस कब तक रहेंगे? आईटी पैक में क्या करना चाहिए, क्या व्यू बन रहा है अभी फिलहाल? जहाँ तक आईटी पैक का सवाल है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मुझे जो मेरा जो रीडिंग है वो ये है कि प्राइसिंग के चैलेंजेस रहेंगे पूरे साल भर, 1 साल के नेक्स्ट 1 ईयर के लिए प्राइसिंग के चैलेंजेस रहेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप सेक्टर में फोकस करेंगे तो जो मीडियम कंपनीज है और जो स्मॉलर कंपनीज है वहाँ पे अभी भी मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं, जबकि जो बड़े कंपनीज है वहाँ पे ग्रोथ इश्यूज आएंगे। उसके अलावा जो मीडियम साइज कंपनीज है जैसे कोफोर्ज हो गया, तो यहाँ पे सब काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि जिन्होंने एआई रिलेटेड नई चीज़ों में फ़ोकस किया हुआ है। इसके अलावा इनका कैपेबिलिटी कैचअप जो है कंपेयर टू बड़े कंपनीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है नेक्स्ट 1 ईयर में, और इस हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है क्योंकि इनका ट्रैजेक्टरी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उस हिसाब से जो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज़ हैं, वहाँ पे सेलेक्टिव बाइंग मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा। लार्ज कैप कंपनीज वोलेटाइल रहेंगी क्योंकि वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी चैलेंजिंग है। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री नतीजों के साथ काफ़ी क्लोज़ली वॉच किए जाएँगे। सो नेक्स्ट 1 ईयर मुझे लार्ज कैप कंपनीज के लिए थोड़ा टफ लगता है, लेकिन मिड कैप कंपनीज के लिए इंटरेस्टिंग लगता है। नवीन जी, पीएसयू बैंकों पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एसबीआई के नंबर्स के बाद हमने काफ़ी बड़ी एक करेक्शन देखी थी यहाँ पर पीएसयू बैंकों में। जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन जो पीएसयू बैंक का जो कैचअप हुआ था, वो एक राउंड प्ले आउट हो चुका है। ऑब्वियसली अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो एज ऑफ नाउ स्टडी है, बट लेकिन ये टर्न भी हो सकता है। तो उस हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि प्राइवेट बैंक्स का वैल्यूएशन देखा जाए तो उस हिसाब से प्राइवेट बैंक शायद ज़्यादा प्रेफरेंस में रहे कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। अभी क्वार्टर 1 के नतीजे बहुत क्रिटिकल रहेंगे, तो उसके बाद बेटर कॉल ले सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स थोड़े से ज़्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स पे आपका झुकाव ज़्यादा है नवीन जी। ये थोड़ा सा और डिफेंसिव बास्केट की तरफ आए एक बार। उसमें हेल्थ केयर में, फार्मा में, देखिए आईटी को तो नहीं छेड़ रहा पे मैं और ना ही एफएमसीजी को, लेकिन हेल्थ केयर और फार्मा में यहाँ पर आपका झुकाव किन स्टॉक्स पे, या फिर हॉस्पिटल स्टॉक्स या फिर फार्मा कंपनियों में? जहाँ तक हेल्थ केयर सेक्टर का सवाल है, कंप्लीटली स्टॉक स्पेसिफिक है। यहाँ पे जो अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी चॉइसेस आ जाते हैं, बट इन जनरल हॉस्पिटल्स का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एंड वैल्यूएशन स्टिल थोड़े से महंगे, बट लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से वहाँ पे वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस अवेलेबल है। तो बहुत ही इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहेगा इसमें। जैसे किम्स है, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है। अपोलो ऑब्वियसली मार्केट का फेवरेट रहा है, लेकिन ये जो सेक्टर है यहाँ पे अभी थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फार्मा कंपनीज देखेंगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली अभी भी जो सीडीएमओ कंपनीज हैं वहाँ पे झुकाव बना रहेगा। इसके अलावा काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज हैं वहाँ पे। तो उस हिसाब से जहाँ-जहाँ पे जो-जो कंपनीज के यूएस एफडीए अप्रूवल्स आ चुके हैं, चैलेंजेस नहीं है, राइट? वो कंपनीज में मुझे लग रहा है कि ठीक-ठाक स्कोप रहेगा, बट बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर है फार्मा। ये मार्केट जंक्चर पे यहाँ पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिफॉर्म सेक्युलर बुल रन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ठीक-ठाक परफॉर्म करेंगे। ठीक है। रिटेल स्पेस, नवीन जी, विशाल मेगामार्ट, डीमार्ट तो आज चल भी रहा है, नतीजे अच्छे थे यहाँ पर। आगे चलकर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है आपको इस स्पेस में? ट्रेंड में भी आज थोड़ी बहुत पिछले कुछ दिनों से हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो रिटेल एज ए स्पेस कैसे लग रहा है आपको? जो रिटेल स्पेस है ये काफ़ी देखा जाए तो जो नॉमिनल ग्रोथ से प्रोडक्ट के भाव बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट के दाम बढ़ने से रिटेल में ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग इलास्टिसिटी कैसे प्ले आउट होती है।
लेकिन जो डिस्काउंटिंग स्टोर मॉडल है वहां पे अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा, राइट, वो जो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, बिकॉज आपके प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा, उस हिसाब से मार्जिन्स भी थोड़े से पिकअप हो सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे रिटेल स्पेस काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। विशाल मेगा मार्ट के नतीजे देख लीजिए या बाकी भी जो स्पेसेस है वहां पे भी आप नतीजे देख लीजिए, तो उस हिसाब से रिटेल स्पेस नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू रखने के लिए। कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं वो अश्विनी वैष्णव एड्रेस कर रहे हैं, उन वहाँ चलते हैं। कोस्टल हाईवे पूरे कोस्ट में जिसका फेज 1 आज अप्रूव हुआ है, रामेश्वर से कोणार्क से लेके पारादीप तक, यानी उड़ीसा के सदर्न टिप से लेके करीब आपके सेंटर तक आ जाएगा, पारादीप तक। फिर बिहार का बहुत एक इम्पोर्टेंट हाईवे का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, खगड़िया से पूर्णिया के बीच में 4 लेनिंग NH31 और 231 के सेक्शंस का है ये। 5वां फैसला लिया गया है, तेलंगाना में 2 बड़े हाईवे हैं जो वारंगल के साइड में है, उनका 4 लेनिंग का फैसला लिया गया। और 6ठा फैसला लिया गया मध्य प्रदेश में खरगांव ये अपने 2 NH347B के अपग्रेडेशन का। टोटल 39,290 करोड़ रुपीस के सारे बड़े फैसले हैं। सबसे पहला फैसला है ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। हम सब जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण एक बड़ी समस्या उभरी है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF, इसका प्राइस बहुत बढ़ गया। जो अगर हम देखें तो मार्च में 60 रुपए पर लीटर ATF का प्राइस था, वो बढ़ के 142 रुपए हो गया मई 2026 में। अब इसका प्रभाव हमारे डोमेस्टिक पैसेंजर्स पे न पड़े और आज एक मिडिल क्लास के लिए भी सवारी बहुत अच्छी है, फ्लाइट के माध्यम से बहुत मिडिल क्लास के लोग भी ट्रैवल करते हैं, उनके पॉकेट पे बहुत बड़ा बोझ न पड़े, इसलिए सरकार ने ATF प्राइसेस को कैप कर दिया था 75 रुपीज 60 पैसा पे डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए। तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस तो उससे स्टेबलाइज हुए, लेकिन साथ ही साथ जैसे जैसे क्राइसिस लंबा खिंचता गया तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके ऊपर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कैसे एक विन 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 सॉल्यूशन निकले जिसमें विन फॉर द एयरलाइंस, विन फॉर द OMC कंपनीज एंड विन फॉर द सिटीजन्स, ये विन 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 फॉर्मूला कैसे निकले उसके लिए बहुत बड़ा अटेम्प्ट किया गया। एंड लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री, consultation with the banking sectors, consultation with the OMCs. Finally, the solution which has come out is a ATF price stabilization fund. ATF price stabilization fund में basically एक self sustaining revolving fund बनाया गया है। self sustaining revolving fund के माध्यम से ATF price for the एयरलाइन कैरियर्स who want to participate in this, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा और जब क्राइसिस फिनिश हो जाए तब उसका एक रीइंबर्समेंट और रिटर्न का भी मैकेनिज्म इसमें क्रिएट किया गया है। इसके सारे डिटेल्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से प्रॉपर एक डिटेल्ड स्कीम की गाइडलाइंस शेयर की जाएगी। मैं आपको नेट नेट इसका बताना चाहता हूं कि इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा। और जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन सेक्टर में पिछले दशक में जो बड़ा चेंज आया है, एयरपोर्ट्स डबल हुए, एविएशन सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा एक ग्रोथ का माध्यम बना, देश के इतने कोने कोने में एविएशन की एक पहचान बनी, लोग पहुंचने लगे, टूरिज्म को बेनिफिट मिला, कॉमर्स को, बिजनेस एक्टिविटीज को, हेल्थ केयर को, स्टूडेंट्स को, सबको इसका बेनिफिट मिला। वो सेक्टर
इस स्कीम से सिग्निफिकेंटली स्ट्रेस से बाहर निकल के आएगा। और जो पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर के कारण हमारी जितनी भी इंटरनेशनल मतलब इंडियन कैरियर्स को जो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए घूम के जाना पड़ता था, वो इससे मिटिगेट हो जाएगा, इससे काफी कुछ हद तक मिटिगेट हो जाएगा। इंटरनेशनल कैरियर्स तो पाकिस्तान के ऊपर से जा सकते थे, हमारे डोमेस्टिक कैरियर्स कुड नॉट गो ओवर द पाकिस्तान एयर स्पेस। वो कनेक्टिविटी का जो इश्यू है वो भी इससे सॉल्व होगा। ये पहला आज का फैसला था। दूसरा है ओल्ड ट्रक्स और बसेस दिल्ली में एनसीआर में इनको रिप्लेस करने का एक 5041 करोड़ रुपीस का फंड, एक स्कीम आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में। जैसा आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए। जो बड़ा फोकस किया गया है क्लीनिंग पे, प्लांटेशन पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन पे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए। उसमें जो एनालिसिस से निकला वो ये था कि 40% ऑफ द पार्टिकुलेट एमिशन इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, और उसमें भी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स विच आर प्लाइंग इन द सिटी, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, चाहे 4 व्हीलर्स हो, चाहे बसेस हो, चाहे ट्रक्स हो। इन सब में से भी जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो है ट्रक्स और बसेस। तो ट्रक्स एंड बसेस के रिप्लेसमेंट का, रिप्लेस दी ओल्डर व्हीकल्स विद मॉडर्न लेस एमिशंस वाले BS6 और CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे ट्रक्स और बसेस का रिप्लेसमेंट का स्कीम आज बना है। इट्स अ वेरी जेन्युइनली गुड स्कीम बिकॉज इससे एक नेचुरल इंसेंटिव क्रिएट होगा और लोग जो भी पुरानी ट्रक्स और पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस करना चाहेंगे। अगर हम डेटा देखें तो BS1 to BS4 जो व्हीकल्स हैं, पुराने वाले व्हीकल्स हैं, वो 67% मोर CO और 97% मोर पार्टिकुलेट मैटर एमिट करते हैं कंपेयर टू द BS6 व्हीकल्स। तो उनको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो एक सब्सटैंशियल रिडक्शन आता है पार्टिकुलेट एमिशंस में। इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली NCR टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है और इम्प्लीमेंटेशन 3 संस्थाएं भारत सरकार की, MORTH, MOHUA यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और NCR प्लानिंग बोर्ड, साथ ही साथ सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनेगा। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी आज सभी को आग्रह किया कि एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से दिल्ली के पोल्यूशन को टैकल करना चाहिए। इसमें हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो सबको देखना चाहिए, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, चाहे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो, चाहे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जिनका भी इंटरेक्शन दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली के सिटी से रिलेटेड मैटर्स पे आता है, उन सब का इसमें रोल हो और एक कंसर्टेड एफर्ट करें जिससे कि दिल्ली के पोल्यूशन से एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आ सके। स्कीम के डिटेल्स आपके साथ मिनिस्ट्री से बहुत डिटेल स्कीम के गाइडलाइंस इश्यू होंगे। शॉर्ट में इस तरह का है कि 5% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा व्हीकल लोन पे और मंथली फ्यूल वाउचर्स 5 साल के लिए विया दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एक्स शोरूम डिस्काउंट दिया जाएगा ऑटो कंपनीज द्वारा। साथ ही साथ
पुराने व्हीकल को रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स पे वहां पर उसे करना पड़ेगा स्क्रैप, या फिर किसी नॉन एनकैप सिटी के अंदर बेचे और इसकी जगह नया व्हीकल परचेज करे। ओके चलिए, तो ये कैबिनेट के डिसीजन है। देखिए 6 डिसीजन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार स्टॉक इम्पैक्ट देख लेते हैं। सबसे बड़े मूव्स आ रहे हैं JBM ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में, क्योंकि ये प्योर बसेस प्लेस हैं, प्योर EV बसेस प्लेस हैं, और इनमें दोनों में सबसे ज़्यादा मूव आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली से BSP4 वाले ट्रक और बस हटाने की मंजूरी मिली है। क्या अशोक लेलैंड जिस पर हमने 165 से एक नेगेटिव व्यू लिया था, 140 तक वो करेक्ट हुआ, इसके लिए क्या एक लीज ऑफ फ्रेश लाइफ मिलेगी? क्योंकि अब लोअर लेवल से ये रिकवर हुआ। 165 से 140 का मूव प्ले आउट हुआ श्रेया, 25 रुपये का नेगेटिव साइड पर। आज थोड़ी सी अभी यहाँ पे रिकवरी आ रही है और ओलेक्ट्रा यहाँ प्ले आउट हुआ। और इंडिगो, हालांकि वो स्टेबलाइजेशन फंड जो है उसका कितना इम्पैक्ट होगा वो भी थोड़ा सा एक देखना होगा, लेकिन इंटरग्लोब एविएशन वो भी अच्छा चला। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूव्स आए। लेकिन वीरो फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल अनुज, क्लोजिंग की तरफ बढ़ता है। अनुज, रणनीति क्या रखें अनुज इस पे? मतलब अब हम 23402 आई मीन 23,400 के आसपास क्लोज हो रहे हैं। हालांकि अनुज जो बात हम कर रहे थे 2 बजे के आसपास, वो मेजर टैक्स रिलीफ फॉर FPI ऐसी कुछ भनक थी, वो तो नहीं है अनुज यहाँ पर। तो कैसे रीड करें इस प्राइस सेक्शन को और कल के रिव्यू? वो जरूरी नहीं यहाँ आए, कैबिनेट में आए। वो कैबिनेट के साथ CCEA भी हुआ है, और अगर सरकार को लाना हो तो सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये मतलब अनाउंस नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आया नहीं। हाँ, कल तक क्लियर हो जाएगा अगर उसके बाद भी कुछ नहीं आया तो। लेकिन मेरे मार्केट देखें ना, अगर आप तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं है। अगर नहीं आया होता, अगर नहीं आना होता तो बैंक निफ्टी अभी 500 पॉइंट के गेन सस्टेन नहीं कर रहा होता। और मैं देख रहा था बैंक निफ्टी की कॉल्स में रत्ती भर भी इम्पैक्ट नहीं आया, इवन जब बैंक निफ्टी थोड़ा हायर लेवल से नीचे आया तो ठीक है। निफ्टी जरूर थोड़ा सा नीचे है, निफ्टी ग्रीन में नहीं आ पाया, वो थोड़ा सा ठीक है, एक मलाल रह गया जरूर, मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि ग्रीन में आ जाता तो और थोड़ा सा एक मज़ा आ जाता। लेकिन ठीक है, नहीं आ पाया ग्रीन में। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप गैम्बल नहीं करना चाहते तो कल सुबह फिर फ्रेश पोजीशन लें, ठीक है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अगर आप बाय कॉल्स इस मार्केट को प्ले करना चाहते हैं, वो अप्रोच मंथ एंड कॉल्स अगर आप लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, मार्केट ने आज एक गैप फिल किया 23,150 का, और उसके बाद उस लेवल से रिकवरी दिखाई। और कल का लो भी मोर और लेस अब 150, 220, 50, 60, 70 पॉइंट का ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, लेट्स सी। खैर एनीवे, वीरू आज की मार्केट बेट पे भी आएंगे। इससे पहले श्रेया BTST स्टार्ट करें। राइट सर, हमने क्लोजिंग स्ट्रैटेजी समझ ली और अब हम अपने पैनल से BTST STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। तो शुरुआत गाबा सर आपसे बताइए, क्या कैरी करेंगे थर्सडे के सेशन के लिए? श्रेया, मुझे लगता है लॉन्ग से होना चाहिए, वो भी बैंकिंग क्षेत्र में, स्पेसिफिकली यूनियन बैंक। काफी गिरावट थी 5 दिन की, 6 दिन की। अब बोलता मैं थक गया हूं नीचे आकर, मुझे ऊपर जाना है, ऐसा संकेत दे रहा है, फीलिंग दे रहा है। ट्रेड करा 167 के आसपास यूनियन बैंक, स्टॉप लगाएंगे करीब 166 का, ₹1 का, ज्यादा नहीं है। टारगेट 170 का। यस, यूनियन बैंक। ओके, यूनियन बैंक, ये हो गई गाबा सर की पिक। चंदन जी, आपकी पिक कल के लिए? बिल्कुल, देखिए सेलेक्टिव ईवी रिलेटेड काउंटर्स है, उनमें अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और मैं फोकस कर रहा हूँ JBM ऑटो पे, जहां पे पिछले लगभग 12-13 दिनों के बाद में 650 के ऊपर होल्ड देखने को मिल रहा है। तो 660, 665 के बीच में खरीदें। 640 का सपोर्ट होगा, ऊपर में 695 से लेके 700 तक के टारगेट बन सकते हैं। ओके, JBM ऑटो 6667 आपका बाय कॉल। मानस, आपका ट्रेड? अब देखिए, मैनकाइंड फार्मा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मैनकाइंड में करेक्शन देखने को मिला था, स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 2359 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 2450, 2450 के। मैनकाइंड, ये हो गई मानस जी के पिक। आशीष जी, थर्सडे के लिए क्या चुन रहे हैं, STBT या BTST? BTST के साथ जाना चाहेंगे श्रेया। यहाँ पर NMDC में एक अच्छा रुझान पिछले 3 दिनों में देखा गया है और ओवरऑल सेक्टर भी काफी सपोर्टिव है। तो NMDC में बाय की राय होगी। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट देख सकते हैं करीबन 100 रुपए के देख सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा इस स्टॉक में 94 का लगाना होगा। ओके, अब अरुण जी के पास चला जाए। अरुण जी बताइए, आपकी ट्रेड कल के लिए BTST, STBT या BTST?
जी अनुसार बीटीएसटी ही रहेगा डेफिनेटली। बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है, तो इंडियन बैंक को एज अ बीटीएसटी लेके चल सकते हैं। 849 के आसपास चल रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट क्लियर कट चार्ट पे नजर आ रहा है, तो 868 के टारगेट के लिए स्टॉक को बाय करें। 841 का स्टॉप लॉस है। एक बार बैंक निफ्टी रखिएगा जरा स्क्रीन पर। अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई होती तो बैंक निफ्टी अभी भी 500 पॉइंट ऊपर नहीं होता और 54,200 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा होता, तो मार्केट अभी भी कुछ तो उम्मीद लेकर जा रही है। लेट्स सी। चलिए बीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। बीरू, आज थोड़ी खराब रही होगी वैसे मार्केट ब्रेथ। वो तो शुक्र है अनुज बैंक निफ्टी का कि टुवर्ड्स सेकंड हार्वेस्टिंग अच्छा मूव दिया तो वो थोड़ी सुधर गई। अदरवाइज अगर आप ये ब्रेथ 1130 पे देखते तो जनाब कहते कि ऑलमोस्ट कल को मैच कर चुकी है। 48 अगर आप देखें लॉन्ग्स, ये करीब करीब 24 थे उस वक्त 11:30 के आसपास मात्र। बट हाँ, शॉर्ट का ग्रिप भी था, ऐसी बात नहीं। शॉर्ट पे 85 में, और ये शॉर्ट उस स्पेस से बना जो कि कल तक बहुत सी शॉर्ट कवरिंग देख रहा था, दैट्स आईटी। लॉन्ग अनवाइंडिंग 55 में, 27 में शॉर्ट कवरिंग। एक ही करके स्लाइड्स लाइए। फर्स्ट स्लाइड में आपको नजर आएगा बहुत हद तक, इस पहली स्लाइड में बैंक्स ने आके अपनी प्रेजेंस बनानी शुरू करी इस खबर और इस एंटिसिपेशन में। इंडियन बैंक 4% ऊपर, लॉन्ग फेडरल बैंक, यूनियन बैंक लॉन्ग, बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग, और बाकी जी वर्नोवा सुबह से काफी स्ट्रॉन्ग है, 3.5% ऊपर। तो ये बैंकिंग जो है, मोस्ट स्पेशली अगर आप देखें इसमें झुकाव पीएसयू बैंक्स की तरफ है। शॉर्ट कवरिंग वोडाफोन आइडिया, याद रखिएगा वोडाफोन आइडिया कहाँ पर है ये स्टॉक। 15 रुपए का मतलब क्या है? 15 रुपए का मतलब ये है, ये प्राइस वो है जब इसका ब्रेकडाउन आया था सितंबर 24। जस्ट अगर आप देखें जब ये नई सरकार बनी थी और उसके बाद चुनाव के बाद जब इसमें एक क्रैक आया था, उस वक्त 200 में टूटा था। आज वही लेवल इसने रीगेन कर लिया एक बड़े समय अंतराल के बाद, सितंबर 24 के बाद। बाकी एनएचपीसी, मैनकाइंड, एवेन्यू सुपरमार्ट, टाटा मोटर्स पीवी, टाटा मोटर पीवी का एक स्ट्रॉन्ग क्लोज अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, लेकिन शॉर्ट कवरिंग थी आज। अगली स्लाइड में एलटीएम, विप्रो, एम्फेसिस, पीवी फिनटेक और प्रेस्टीजियस, रियल एस्टेट और बाकी अगर आप देखें आईटी आज कोलैप्स हुआ। आईटी में आज फिर से शॉर्ट बिल्डअप था और काफ़ी हद तक कल कवरिंग थी, बड़ी शॉर्ट कवरिंग, लेकिन आज वो शॉर्टिंग में कन्वर्ट हो गई। टीसीएस बिगेस्ट कोलैप्स, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, एक्सेल टेक्नोलॉजीज, यानी शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। ऐसा नहीं था कल बाइंग नहीं थी, बाइंग भी थी। तो पिछले 3 दिन में जो लोडिंग हुई थी लॉन्ग साइड पे, वो आज काफ़ी हद तक कट गई। तो आज पूरा का पूरा आईटी काफ़ी दुविधा में रहा। एक स्टॉक और लेके आता हूं मैं आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा वो बैकफुट पे आ रहा है और मेरे ख्याल से आपको अगर कुछ कंफर्ट मिल रहा था इस स्टॉक में तो वो शायद धीरे धीरे जा रहा है। दैट्स डिक्सन लेके आइए। एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन थी इस स्टॉक में 11,800 के ऊपर। अरुण, आप कैसे ट्रीट करेंगे 11,300 पे ट्रेड होता हुआ ये टुवर्ड्स डे लो? देखिए वीरेंद्र जी, डेफिनेटली एक ब्रेकआउट के संकेत है, पर आज क्लियर रिवर्सल स्टॉक में आ रहा है। पर फिर भी अभी भी वीरेंद्र जी मुझे लग रहा है शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 11,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर नीचे 11,000 के आसपास मिलता है तो वहां पे एक लॉन्ग करने की ही कोशिश करनी चाहिए। तो फिलहाल मुझे लग रहा है ये नो ट्रेड जोन के आसपास है, पर 11,000 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर है स्टॉक में बने रहे। 11,000 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन स्टॉक में बनाई। ओके, मीनवाइल 2 स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको। एक बार लेकर आइए जरा आप एसबीआई, इंटरडे चार्ट एसबीआई का, यहाँ अच्छा मूव आ रहा है। और एक आप लेकर आइए श्रीराम फाइनेंस, ये भी डे हाई पर। और श्रीराम फाइनेंस की ये टेंडेंसी रही है, जब भी वो उस प्राइस के 850 के वो जो प्राइस है जहाँ पर वो डील हुई थी 840 850 के करीब आता है, वहाँ से बड़ी बाइंग आती है यहाँ पर। तो ये एक अच्छा मूव दिखा रहा है। एक बार एक्सिस बैंक भी रखिएगा, ये भी आज 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करके इसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी ठीक ठाक मूव है। और क्या अच्छा कर रहा है मार्केट में कोटक बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है। 54,200 के ऊपर हम बंद हुए हैं आज और बंद होने जा रहे हैं मतलब। तो क्लोजिंग बैंक निफ्टी की काफ़ी अच्छी है। हाँ, निफ्टी आईटी का प्रेशर था, वरना तो खैर और शानदार मूव आते। निफ्टी आईटी अभी भी देखिए आप, टेल ओवर बंद हो रहा है सिर्फ 6.5% नीचे। और पता है क्या होता है, ये ना मार्केट के अगेंस्ट किसी रैली में बिलीव करने में ना ये रिस्क रहता है हमेशा। कई लोगों ने कर लिया होगा कि ये सोचकर कि आज तो ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, और एक ही दिन में देखिए किस तरीके के मूव आ गए। कहाँ हम 31,300 पर थे, कहाँ हम आज 29,300 पर आ गए। एक ही दिन में इस तरीके का मूव आ गया। तो आई थिंक उसमें काफ़ी डैमेज हुआ होगा। खैर एनीवे, सबसे वीक स्टॉक टीसीएस था। टीसीएस का 52 वीक हाई और लो के रेट रखिएगा एक बार ज़रा। और टीसीएस 2243 पर, आज का लो 2224, 52 वीक लो था 2206। 14 मई को लगा था 52 वीक लो, और उसके बाद से जो रैली हुई वो पूरी की पूरी, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक ही दिन में
पूरी की पूरी गायब हुई यहाँ पर। ये मानस जी, क्या TCS अब जा रहा है 2000 के नीचे? चार्ट क्या कह रहे हैं? देखिए पैटर्न तो काफी खराब है क्योंकि वापस 10-22 वीक एवरेज के नीचे फिसला है। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो शायद आई थिंक ये लोएस्ट क्लोजिंग होगी अगर हम पिछले करीब 3-4 मंथ की बात करें तो। पैटर्न निगेटिव है और मैं समझ रहा हूँ कि 2100 या तो 2075 तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। आप खरीदारी तब तक नहीं करेंगे जब तक 2450 के नीचे ट्रेड करते रहे, तो हर उछाल पे अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी है। ओके, हर उछाल पर अगर आप देखें तो इस पर से निकलने की कोशिश करें। एक ही दिन में सूरत हाल जज्बात से अगर आप देखें IT बदल गए और एक्सेंचर के कारण। खैर, अब हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ आपके स्क्रीन पे। बैंकिंग अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेकर याद रखिएगा आज क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। अदर देन बैंकिंग, जहाँ पे एक दो बास्केट अच्छी स्ट्रेंथ थी, उसमें अगर आप एक स्टॉक को देखें, एवेन्यू सुपरमार्ट करीब 3.25% ऊपर रहा, रिवर्सल। मैनकाइंड फार्मा रिवर्सल, NHPC रिवर्सल। उसके बाद अगर आप देखें तो अपोलो हॉस्पिटल्स में एक्यूट स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट क्लोज इट्स ऑल टाइम हाई। इंडिगो में अगर आप देखें आज एक रिवर्सल था। इंडिगो ने करीब 4580 पे आज अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट स्ट्राइक किया। यानी एक फीलिंग आ रही है कि पूरे एफर्ट्स कर रहा है इस ट्रेजेक्ट्री से निकलने के। और एक स्टॉक और रखूंगा, जरा प्लीज इस स्क्रीन पर रखिएगा, दैट्स केन्स टेक्नोलॉजीज। अगेन ओवरसोल्ड स्टॉक्स की वो ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि वो कैटेगरी के वो स्टॉक्स जो कि पुल बैक दे रहे थे, उसमें ये भी शामिल था आज केन्स टेक। खैर, चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को देखने के लिए चलते हैं अनुज के पास बड़े बॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, थोड़ा सा मलाल रह गया कि निफ्टी नहीं ग्रीन में आ पाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने उसको पूरा किया, मैं काफ़ी हद तक करूँगा, क्योंकि एग्जैक्ट स्टॉप लॉस के लेवल से घूमकर और 54,200 तक का सफ़र तय करना, मतलब 53,050 का वो लेवल था, वहाँ से 54,200 तक का मूव आया बैंक निफ्टी पर, ये अच्छी बात थी। खैर, बिग वॉल पर देखते हैं। निफ्टी करीब 80 पॉइंट नीचे था, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर था, लेकिन आज जो सबसे बड़ा प्रेशर आया वो आया IT की वजह से। 5.5% निफ्टी IT आज नीचे था, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट था। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा ख़राब था, 1258 बढ़ने वाले शेयर और 1840 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। चलिए सेक्टोरल लूजर्स पर आते हैं, क्योंकि निफ्टी रेड में था। सबसे ऊपर IT, और देखिए 5.6% की गिरावट निफ्टी IT में। रियल्टी 1.5%, FMCG में गिरावट, कैपिटल मार्केट, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस, सभी में गिरावट आपको देखने को मिली। अब आते हैं हम गेनर्स पर। PSU बैंक 0.2%, निफ्टी बैंक 1%, फाइनेंशियल्स 0.5%, डिफेंस, फार्मा, निफ्टी एनर्जी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आज थोड़ी सी आपको बाइंग नज़र आएगी। चलिए अब आते हैं आज के निफ्टी लूजर्स पर। इनमें सबसे ऊपर आपको दिखेंगे ये जो पांचों कल के हीरो थे, आज पांचों कल के विलेन। TCS 8% नीचे, टेक महिंद्रा 6% नीचे, HCL टेक करीब 5.5%, इन्फोसिस 4%, विप्रो 3%, और इसमें आप जोड़ दीजिए ITC, ये भी काफ़ी वीक हुआ आज क्लोज होते होते। गेनर्स में आते हैं। गेनर्स में अपोलो हॉस्पिटल्स टॉप गेनर था, आज करीब 2.5% ऊपर। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ये भी 2% ऊपर। मैक्स में थोड़ी सी बाइंग आई। इंटरग्लोब एविएशन कैबिनेट का फैसला आया, उसका थोड़ा फ़ायदा मिला इनको। SBI में अच्छी तेज़ी थी, और ICICI बैंक ये भी डे हाई के करीब बंद हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये आज की मार्केट की क्लोज। आज की स्टोरी थी निफ्टी IT वर्सेस निफ्टी बैंक। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा वीरू, मार्केट में ना कुछ भी चीज़ जो होती है ना, वो हर चीज़ में ना आप ये नहीं कह सकते कि क्यों डर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब IT है, जैसे डर की बात नहीं है, लोगों का पैसा लगता है। और अगर आप देखें लार्ज कैप IT में जिस तरीके के मूव्स रहे हैं, पैसा खोने में कोई फन थोड़ी ना है। आज का आप IT का, निफ्टी IT का मूव देख लीजिए एक बार, क्या मतलब। और ये तो इन्फोसिस है, TCS देख लीजिए 9% नीचे। और ये दिक्कत क्या होती है ना, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या होगी, गैप डाउन इतना बड़ा हो गया। अगर ड्यूरिंग द डे ऐसे मूव आए तो चलिए आप एक बार फिर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। गैप डाउन इतना बड़ा हो जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इसमें। खैर, बाकी इंडस्ट्रीज ने थोड़ा सा फॉलो थ्रू दिखाया, और निफ्टी बैंक डे हाई पर बंद हुआ, ये अच्छी बात रही ब्यूरो। जी चलिए, तो एक स्मार्ट क्लोज निफ्टी बैंक के लिए, बट निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था, दैट्स बिकॉज ऑफ IT। खैर, कल एक और एक्सपायरी है, उसका हमको करनी है प्रिपरेशन। सुबह सुबह सारे समीकरण, तथ्य, फैक्ट्स, फिगर्स लेके ये पैनल आपके साथ फिर मौजूद होगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।